जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 एनसीईआरटी का क्लास 9 का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज़ जिसको हम लोग फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं या फील कर सकते हैं, तो वो हो गया फिजिकल। तो वैसा ही हम लोग फिजिकल फीचर्स को देखने वाले हैं इंडिया के कंसेप्ट में। तो हम लोग जब इंडिया का बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा कि जितना भी फिजिकल फीचर अर्थ पे पाया जाता है वो सब फिजिकल फीचर हम लोग को इंडिया में देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं माउंटेन्स का, डेजर्ट्स का, प्लेट्यूज का या आइलैंड्स का, तो सभी तरह का फिजिकल फीचर्स जो है वो इंडिया में प्रेजेंट है। हम लोग एक तरह से देखेंगे तो जैसे देखेंगे, अगर हम लोग डेजर्ट का बात करते हैं तो थार डेजर्ट इंडिया में है ही। आइलैंड का बात करते हैं तो अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप है ही। फिर प्लेन्स का बात करते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन है। फिर माउंटेन्स का अगर बात करते हैं तो द हिमालयाज है। तो ये सब जितना भी फिजिकल फीचर्स है ये सब इंडिया में हमारा लाइक कर रहा है। फिर इसका रीज़न क्या हो गया कि जैसे हम लोग देखेंगे कि हर मतलब जितना भी फिजिकल फीचर है किसी तो एक जगह पर नहीं हो सकता है। तो ऐसा क्या हुआ, कैसे ये सब फिजिकल फीचर्स फॉर्म हो गए, तो ये सब को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स का। तो प्लेट टेक्टोनिक्स होता क्या है, तो सिंपल भाषा में अगर हम लोग देखेंगे तो द मूवमेंट ऑफ लार्ज शीट्स ऑफ रॉक दैट फॉर्म द अर्थ सरफेस। मतलब कि जितना भी लार्ज शीट्स ऑफ रॉक है जो हमारे अर्थ है, यानी कि जो हमारा लिथोस्फेयर है, वो हम लोग देखेंगे कि एक तरह से नीचे जो है वो पूरा मैग्मा चैम्बर है और इसी के ऊपर जो है बहुत सारा लिथोस्फेरिक प्लेट्स है हमारा, यानी कि जो लिथोस्फेयर का प्लेट्स है वो सब लाई कर रहा है इस मैग्मा के ऊपर। तो इस मैग्मा में जब मूवमेंट होते रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो मैग्मा है वो तो सेमी लिक्विड में है, ना तो पूरा तरह से लिक्विड है और ना ही पूरा तरह से सॉलिड है, तो ये तैरते रहता है वो प्लेट्स उस पर। तो ये जो प्लेट होता है, थ्योरी आया हमारा टेक्टोनिक्स का, तो ये मूवमेंट होने लगा प्लेट्स में। तो मूवमेंट के कारण हम लोग देखेंगे कि एक जगह से दूसरे जगह जो लैंड मास है वो शिफ्ट होने लगा। तो लार्ज लार्ज जितना भी रॉक बॉडीज देखेंगे, लिथोस्फेरिक प्लेट्स देखेंगे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होने लगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पर प्लेट थ्योरी कंसीडर कर रहे हैं, किसका, प्लेट टेक्टोनिक्स का। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में 7 मेजर प्लेट्स पाया जाता है। इसका भी नाम है 7 मेजर प्लेट्स का, लेकिन आप लोग को यहाँ पर नहीं पढ़ना है। और कुछ माइनर प्लेट्स पाया जाता है, यानी कि कुछ छोटे छोटे प्लेट्स पाए जाते हैं और 7 मेजर प्लेट्स पाए जाते हैं। तो इससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जो प्लेट्स होता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3 तरह का प्लेट्स होता है। उसका मार्जिन देखेंगे, प्लेट बाउंड्री देखेंगे। तो उसको पहले हम लोग समझते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जितना टाइप का प्लेट्स होता है, यानी हम लोग जानते हैं 3 तरह का प्लेट्स बाउंड्री होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्लेट बाउंड्री कौन कौन सा है। सबसे पहला तो हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्री है। फिर दूसरे नंबर पे आता है डाइवर्जेंट बाउंड्री और थर्ड नंबर पे आता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो हम लोग देखेंगे जो कन्वर्जेंट बाउंड्री रहता है, नाम से क्लियर हो रहा है कि कन्वर्ज हो रहा है, यानी कि जब दो प्लेट्स रहता है ये आपस आता है, मतलब एक दूसरे के करीब आने लगता है ऐसे। तो इस टाइप की जो बाउंड्रीज फॉर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये दोनों जब करीब आ रहा है तो जब टकराएगा तो इससे डिस्ट्रक्शन होगा, तो इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं। याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो हो रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्लेट्स रहता है वो एक दूसरे से दूर जाता है, यानी कि जो दो तरह का प्लेट बाउंड्री रहता है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है एक दूसरे से। और यहाँ पर जब दूर जा रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्ट होता है, किस चीज़ का, रिज फॉर्म हो जाता है। ये सब आगे का बात है, तो यहाँ पर हम लोग बस इतना ध्यान रखेंगे। तो ये एक डाइवर्जेंट बाउंड्री है और ये एक कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ना प्लेट एक दूसरे से पास आता है ना दूर जाता है। यहाँ पर क्या होता है, प्लेट ऊपर नीचे चला जाता है, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि जब प्लेट इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे एक दूसरे से होकर निकल जाता है, मतलब एक रगड़ खा के बोला जाए, तो इस टाइप की बाउंड्री को हम लोग ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। अगर हम लोग देखेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री का, तो इससे जब कोई भी दो प्लेट जो है वो आपस में टकरा रहा है तो उससे हम लोग देखेंगे कि फोल्डेड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। वो फोल्डेड स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो माउंटेन्स का फोल्डेड स्ट्रक्चर हो सकता है या कोई भी अलग हम लोग फिजिकल फीचर उससे देख सकते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री से बता ही दिया कि ए रिज फॉर्म होगा। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से हम लोग देखेंगे जब कोई भी बाउंड्री मतलब फॉर्म होता है और वो ट्रांसफॉर्म होकर निकल जाता है, तो इससे क्या होता है, कोई भी तरह का रिफ्ट वैली फॉर्म हो जाता है।
अब हम लोग समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास, यानी कि जो हम लोग आज का टाइम पे इंडिया को देख रहे हैं तो इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे। फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिया क्या कहीं से बना दिया किसी ने, तो ऐसा कोई बात नहीं है, इंडिया पहले से ही था। लेकिन जो ये है आज का समय में हम लोग जहाँ पर इंडिया देख रहे हैं, ये पहले यहाँ पर नहीं था, ये कहीं से शिफ्ट होकर आया है। जैसे मैंने अब इससे पहले आप लोग को बताया कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी था, उससे क्या हो रहा है कि जितना भी प्लेट्स है उसमें मूवमेंट हो रहा था, और मूवमेंट से जो लिथोस्फेरिक स्लैब एक जगह था वो एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह जा रहा था। तो उसी का नतीजा था कि इंडिया जो है हमारे पास आ गया, जहाँ पर अभी एट प्रेजेंट हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास था एक गोंडवाना लैंड। तो इससे पहले हम लोग को एक और समझना पड़ेगा क्या कॉन्सेप्ट, पैंजिया और पेंथलासा का। तो देखो पैंजिया और पेंथलासा क्या था, इसको समझने से पहले यहाँ पर पहले हम थोड़ा ओवरव्यू समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या था कि एक लैंड मास था, ठीक है, मतलब ये हमारा अर्थ है, जैसे इसमें हम लोग देखेंगे कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था। ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है, मतलब जैसे आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि अफ्रीका अलग है, यूरोप अलग है, साउथ अमेरिका अलग है, फिर से ये जो एशिया है वो अलग है। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, सारा कॉन्टिनेंट्स एक ही में था, और ये सिंगल कॉन्टिनेंट जो था इसको हम लोग क्या बोलते थे, पैंजिया बोलते थे। और जो आसपास का वाटर बॉडीज़ है हमारा, उसको हम लोग क्या बोलते थे, पैंथलासा बोलते थे। तो ये दो तरह का हम लोगों को चीज़ देखने को मिला, क्या क्या, पैंजिया और पेंथलासा। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ये कॉन्टिनेंट पास था, तो हम लोग इसको सुपर कॉन्टिनेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सारा जितना भी कॉन्टिनेंट था हमारा वो सब एक ही में था, अलग अलग कोई नहीं था। तो ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है इसको हम लोग पैंजिया बोलते हैं, और इसके आसपास जो ये वाटर बॉडीज़ हम लोग को देखने को मिलता था उसको हम लोग पेंथलासा बोलते थे। उस टाइम में ओशियन का भी डिवीज़न नहीं किया गया था कि ये पैसिफिक होगा, ये अटलांटिक होगा, सारा ओशियन भी एक में था, ठीक है। तो एट टाइम जब बहुत करोड़ साल लाखों साल ये सब बीतते गया, तो क्या हम लोग को देखने को मिला, जो ये पैंजिया है ये टूटने लगा। अब जब पैंजिया टूटने लगा तो पैंजिया टूट के दो पार्ट हो गया इसका। तो जो सदर्न पार्ट है उसका, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड बोलते हैं, और ऊपर का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम लोग लोरेशिया बोलते हैं या अंगारा लैंड बोलते हैं। तो पैंजिया का टूटने से हम लोग को देखने को मिला इसका दो डिवीज़न हो गया, जो सदर्न पार्ट है वो गोंडवाना लैंड कहलाता है, और जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है वो लोरेशिया या अंगारा लैंड कहलाता है। तो जो गोंडवाना लैंड है ये तो बहुत ओल्डेस्ट लैंड मास है एकदम से। हम लोग देख रहे हैं कि जब पैंजिया टूटा फूटा, उसमें जो भी हुआ, तो फिर उसके बाद जब इसका सदर्न और नॉर्दर्न डिवीज़न हुआ तो उसमें हम लोग क्या देखे, गोंडवाना लैंड इसमें इंक्लूडेड था। अब ये जो गोंडवाना लैंड है इसमें कौन कौन सा हमारा कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट इंक्लूडेड है, तो हम लोग देखेंगे इसमें हमारा इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, अटलांटिका है। तो ये जो है अंटार्कटिका, सॉरी, तो मतलब ये सारे जितने भी कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये सब एक सिंगल लैंड मास था, किसमें, गोंडवाना लैंड में। अगर हम लोग यहाँ पर इमेज में थोड़ा सा समझ सकते हैं तो देखेंगे हम लोग कि ये देखो, ये अफ्रीका कुछ ऐसा ही दिखता है ना आज के समय में, और साउथ अमेरिका कुछ ऐसा ही दिखता है। ये देखो, ये इंडिया का सदर्न पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है। तो ऐसे करके इसमें हम लोग देखेंगे ये सारे ही 5 जो कॉन्टिनेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं ये इंक्लूडेड थे किसमें, गोंडवाना लैंड में। तो अब देखो जो इंडियन लैंड मास है ये तो हम लोग को समझ में आ गया, पैंजिया था एक सुपर कॉन्टिनेंट, और पेंथलासा था जो सुपर ओशियन था हमारा। तो उसमें से 2 पार्ट डिवाइड हो गया, मतलब लैंड जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हम लोग इन फ्यूचर आगे पढ़ेंगे। तो उसमें क्या हुआ, तो जो इतना भी प्लेट्स था तो उस सब में ड्रिफ्टमेंट हम लोग को देखने को मिला, और जो हमारा पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसका नॉर्दर्न पार्ट हम लोग लोरेशिया बोलते हैं या अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, और सदर्न पार्ट जो है उसको हम लोग गोंडवाना लैंड बोलते हैं। तो अब आगे क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, तो ये जो पूरा हमारा कॉन्टिनेंट है जो अर्थ है हमारा, उस पर ये पूरा एक सिंगल लैंड मास है। तो इसको हम लोग क्या बोले थे, पैंजिया बोले थे। तो ये पैंजिया में हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें ड्रिफ्टमेंट देखने को मिला, और सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सेपरेट होते जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो जैसे यहाँ पर अफ्रीका है हमारा, तो ये सेपरेट होने लगा। फिर देखो इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है ये ड्रिफ्ट होके इधर ऊपर आने लगा। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि ये ड्रिफ्टमेंट होने लगा है, और इसके कारण क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड हो जाता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो इंडिया का जो हमारा पेनिसुलर पार्ट है, यानी कि जो इंडिया का सदर्न पार्ट है हमारा, वो यहाँ पर हमारा गोंडवाना लैंड से अटैच था, और जो नॉर्दर्न वाला पार्ट था वो हमारा एशिया वाला कॉन्टिनेंट में ही था। तो उस टाइम पे तो कॉन्टिनेंट का डिवीज़न हुआ नहीं था। तो देखेंगे हम लोग, तो ये जो सदर्न पार्ट है देखो ये कैसे ड्रिफ्ट होके ऊपर जा रहा है। तो इसी तरह से बहुत करोड़ों साल लगा इसको ड्रिफ्ट होते होते ऊपर आने में, और फिर ये ऊपर आके जो है वो टकरा जाता है कहाँ पर,
तो जो ये नॉर्दर्न पार्ट है, तो यहाँ पर देखो ये जो है हमारा, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यानी कि जो इंडिया का सदर्न पार्ट है इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसे बोला गया। और ये जिस प्लेट से टकराता है यानी यहाँ पर, तो ये प्लेट कौन सा रहता है हमारा, यूरेशियन प्लेट रहता है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और जब यूरेशियन प्लेट का जब आपस में टकराना होता है, तो इसी से हमारा हिमालय का फॉर्मेशन होता है। तो हिमालय का फॉर्मेशन को अब हम लोग समझते हैं। इससे पहले आप लोग ये समझ गए ना कि इंडियन जो लैंड मास है वो कैसे इवॉल्व हुआ। तो एक छोटा सा जल्दी से हम लोग एक स्नैप रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहले तो ये पूरा कॉन्टिनेंट एक में था, जिसको हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के नाम से जान रहे हैं, और जो वाटर बॉडी है उसको हम लोग पैंथलासा के नाम से जान रहे हैं। ये पैंजिया जो है, इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से क्या होने लगा, ड्रिफ्टमेंट आने लगा और प्लेट आपस में एक दूसरे से मूव करने लगा। यही मूवमेंट के कारण क्या होता है, जो पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था हमारा, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो नॉर्दर्न पार्ट जो ये टूटता है तो उसको हम लोग लोरेशिया या अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, और जो सदर्न पार्ट टूटता है हमारा उसको हम लोग गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। और गोंडवाना लैंड में हमारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब एक सिंगल लैंड मास के अंदर लाई करता था। तो ड्रिफ्ट होने के वजह से क्या हम लोग को देखने को मिलेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है और साउथ अफ्रीका है, ये सब हम लोग का गोंडवाना लैंड से ड्रिफ्ट होने लगा धीरे धीरे, जैसा आप लोग अभी GIF में देख भी सक रहे होंगे। तो इससे क्या होता है कि जो इंडिया का हमारा सदर्न पार्ट था वो ड्रिफ्ट होते 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 क्या हुआ, तो वो किस प्लेट का हिस्सा था, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था, और ये ऊपर जाके टकरा जाता है किससे, तो यूरेशियन प्लेट से टकरा जाता है। और इसी तरह हम लोग क्या देखेंगे कि नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट जब इंडिया का मिल जाता है तो इससे हम लोग को क्या फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो इंडियन लैंडमास का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो अब हम लोगों ने समझ लिया है कि इंडियन लैंडमास का फॉर्मेशन कैसे हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का, यानी कि इंडिया को किस किस पार्टों में डिवाइड किया गया है, तो उससे अब हम लोग अब मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न इंडिया का देखने वाले हैं। फिजियोग्राफिक डिवीज़न का मतलब क्या होता है, यानी कि इंडिया में जितना भी फिजिकल फीचर्स है उसका डिवीज़न हम लोग देखेंगे। तो हमारा चैप्टर ही था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर्स के अंदर हम लोग को फिजिकल फीचर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर फिजियोग्राफिक डिवीज़न हम लोग देख रहे हैं। तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न का मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने समझ गए। फिजिकल डिवीज़न मतलब क्या हो गया, ऐसा डिवीज़न किया गया है जो हम लोग फिजिकली देख सकते हैं। तो उसी फिजियोग्राफिक डिवीज़न में हम लोग यहाँ पर 6 डिवीज़न देखने वाले हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहला हमारा द हिमालयन माउंटेन है, यानी कि सबसे पहला डिवीज़न जो हम लोग पढ़ेंगे वो है द हिमालयन माउंटेन्स। यहाँ पर हिमालयाज हम लोग बोल रहे हैं, कोई ये 1-2 माउंटेन नहीं है, बहुत सारा हिमालय में बहुत सारे डिफरेंट माउंटेन है, और बहुत सारा माउंटेन्स मिल के एक हिमालय माउंटेन का सिस्टम को यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हिमालय माउंटेन को पढ़ने वाले हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ेंगे। प्लेन्स क्या होता है, तो प्लेन होता है एक समतल सा भूमि जहाँ पर मिट्टी रहता है, मतलब एकदम प्लेन जैसे हम लोग देख रहे हैं, जिस आप अभी ज़मीन पे चल रहे हो उसको भी आप लोग प्लेन बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग नॉर्दर्न प्लेन का बात कर रहे हैं, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन हमारा रिवर इंदस से लेके पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर तक के बीच में फैला हुआ है, वो हम लोग यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नॉर्दर्न क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका लोकेशन नॉर्थ में है। द पेनिसुलर प्लेट्यू, ये 3rd डिवीज़न है हमारा। पेनिसुलर प्लेट्यू का मतलब क्या हो गया, प्लेट्यू मतलब होता है एक टेबल लाइक लैंड होता है, मतलब कि ऐसा एक लैंड रहता है, टेबल लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसका, जो धरती से थोड़ा सा ऊपर रहता है और ऊपर जाके एकदम फ्लैट हो जाता है। और हिमालयस कैसा रहता है, ऐसा रहता है। हिमालयस की चोटियाँ रहती है, यानी पीक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए। पेनिसुलर क्यों बोल रहे हैं, तो पेनिसुलर मैं आगे आपको बता दूंगी। फिर 4th डिवीज़न है हमारा द इंडियन डेजर्ट, यानी कि जो हमारा मरुस्थल है बोला जाए, या जो रेगिस्तान वाला एरिया है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे किसका, इंडिया का। फिर उसके बाद 5th डिवीज़न है हमारा द कोस्टल प्लेन्स का, यानी कि जो कोस्टल प्लेन्स है हमारे, यानी कि जो तटीय हमारा रेखा पट्टी चलता है प्लेन्स का, वो देखेंगे हम लोग यहाँ पर। और 6th डिवीज़न है हमारा आइलैंड्स का, यानी कि जो भी हम लोग के पास आइलैंड्स है वो लोग को हम लोग यहाँ पर देखने वाला है। तो चलिए एक एक करके अपने सारे फिजियोग्राफिक डिवीज़न को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिमालय से शुरू करते हैं और आइलैंड से ख़त्म करते हैं, तो आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं, चलो। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ का, यानी कि जो हिमालय है हमारा, जो हिमालयन माउंटेन हम लोग देख रहे हैं, तो उसका फॉर्मेशन कैसे हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ड्यू टू कोलिजन ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वेयर accumulated in the geosyncline known as tethys were faulted to form the mountain system।
क्या बोल रहा है कि जब कॉलिजन हुआ किस चीज़ का, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स का, तो जो जियोसिंक्लाइन फॉर्म हुआ हमारा उसको क्या बोला गया, टेथिस बोला गया। तो वही सेडिमेंट्री रॉक्स से डिपॉजिट होते होते क्या हो गया, एक माउंटेन सिस्टम का हमारा फॉर्मेशन कर दिया। नहीं समझ में आया ना, तो चलो अब हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग जैसे देखेंगे यहाँ पर, ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा कि एक हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया, जो डिवाइड हुआ, तो ऊपर वाला हो गया हमारा लुरेशिया या फिर अंगारा लैंड, और नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड। इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट था कौन सा, तो हमारा जो सदर्न इंडिया हम लोग देखते हैं, तो वो यानी कि जो इंडिया का इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो वाला किसका पार्ट था, तो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। उससे भी तो वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में था। और हम लोग क्या देखेंगे कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था वो किससे टकराया था, तो यूरेशियन प्लेट से टकराया था। तो यहाँ पर हमारा यूरेशियन प्लेट है, और जो इंडिया का पेनिसुलर पार्ट है वो इस जगह पर है कुछ। तो वो यहाँ से मूव करते करते वो कहाँ मूव करने लगा, तो ऊपर के साइड मूव करने लगा। तो ऊपर के साइड मूव करते करते जब वो यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से टकराता है, तो उस टकराने के कारण क्या होता है, बीच में तो हम लोग जानते हैं तैथिस सी था, एक सी हम लोग देखेंगे जो बीच में था, कौन सा, तैथिस सी। तो उसको पहले हम लोग अच्छे से यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो देखो यहाँ पर हमारा है कौन सा, तो यूरेशियन प्लेट है यहाँ पर हमारा, और बीच में है कौन सा, तो तैथिस सी है, एक सी है तैथिस नाम का, ठीक है। और यहाँ से हमारा इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो मूव कर रहा है। तो मूव करते करते ये लोग को ना बहुत करोड़ों लाखों साल लगा है इस चीज़ के लिए। तो जो इंडिया का सदर्न पार्ट है ये मूव करते करते क्या करता है, ये तैथिस सी को धक्का देने लगता है। तो धक्का देते देते क्या करता है, जो तैथिस सी में जितना भी सेडिमेंट्स जो था वो डिपॉजिट हुआ था, इसको हम लोग जियोसिंक्लाइन बोल रहे हैं। जियोसिंक्लाइन का मतलब क्या होता है, तो इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, तो लीनियर ट्रफ ऑफ सब्सिडेंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट विद इन विच वास्ट अमाउंट ऑफ सेडिमेंट एक्यूमुलेट। इतना हम लोग को नहीं समझ में आया तो सिंपल हम लोग समझेंगे, एक बड़ा सा गड्ढा जिसके अंदर बहुत सारा सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट कर दिया गया, उसको हम लोग जियोसिंक्लाइन के नाम से जान रहे हैं। तो ये जो डिपॉजिट हुआ है सेडिमेंट्स, ठीक है, तो जो इंडियन लैंड मास है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ ऊपर में ही हम लोग को दिख रहा है, तो ये तो पानी के नीचे तक पूरा लैंड मास होगा ना। तो वो पूरा जो नीचे से जितना भी सेडिमेंट्स था, उसका जितना भी कचरा वगैरह था, तो वो सबको उठाते 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 क्या किया, तो यूरेशियन प्लेट में जाकर टकरा देता है। तो यूरेशियन प्लेट में टकराने की वजह से क्या होता है, नीचे का जितना सेडिमेंट्स था वो ऊपर उठते गया, ऊपर उठते 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 क्या किया, वो जमा हो गया। और जमा होने के बाद जब वो जम जाता है, तो करोड़ों लाखों साल के बाद क्या होता है, वही जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ था तो वो हिमालय का रूप ले लेता है। तो अब हम आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे उतना बड़ा माउंटेन फॉर्म हो गया सिर्फ तैथिस सी के सेडिमेंट्स से। तो जैसे आप लोग एक एग्जांपल हो गया, अगर आप लोग मिट्टी को गीला करके रख दोगे और उसके बाद उसको हम लोग कोई भी एक शेप दे के रख देते हैं, तो उसके बाद वो थोड़ा ही देर में वो सूख जाता है ना, उसका सन का हीट से, या फैन में रख दोगे तो भी सूख जाएगा। तो वो देखो जब वो मिट्टी सूख जाता है और इतना हार्ड हो जाता है, तो ये तो फिर भी तैथिस सी का पूरा सेडिमेंट्स ही है, और ये पूरा लाखों करोड़ों साल ले रहा है टाइम। तो जितना भी उसमें सेडिमेंट्स था तो वो सब क्या हो गया, धीरे धीरे पूरा जमा होने लगा, और वो ऊपर ऊपर फॉर्म होने लगा, और फॉर्म होने के बाद क्या कर दिया, वो हिमालय का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये हम लोग समझ लिए कि हिमालय कैसे फॉर्म हुआ। एक जल्दी से स्नैप रिकैप करते हैं, तो क्या होता है कि एक जियोसिंक्लाइन था जिसको हम लोग तैथिस सी के नाम से जान रहे हैं। इस जियोसिंक्लाइन में क्या था, बहुत सारा सेडिमेंट्स था, यानी नीचे आप लोग समझ लो मछली, शार्क, फिर से जितना भी कचरा है, मिट्टी, पत्थर, कंकड़, सब कुछ नीचे भरा हुआ है। तो जो हमारा सदर्न पार्ट आ रहा है इंडिया का, वो बहुत स्पीड से आ रहा है, नहीं ऐसा बात नहीं है, तो 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से वो घसकते रहता है। तो इसको भी तो मूव करने में कितना करोड़ों साल लगा। तो ये पहले हमारा कहाँ पर था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास था, फिर मूव करते करते इक्वेटर पास आया, फिर इक्वेटर के पास आने के बाद ये आके कहाँ से धड़ाम से लग गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। तो ऐसे ये मूव करने लगा। तो जितना भी सेडिमेंट्स था जो हम लोग देख रहे हैं कहाँ पर, तैथिस सी में, ये ऊपर आने लगा, और एक टाइम ऐसा आ गया कि ये सारा तैथिस सी का जितना सेडिमेंट्स था, कचरा था, वो सब ऊपर आके जम गया और तैथिस सी ही बंद हो गया। तो और जब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराया, तो उसके वजह से क्या होगा, वहाँ पर एक हम लोग को कॉलिजन देखने को मिला, और फिर हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे हमारा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो सदर्न वाला पार्ट है हमारा इंडिया का, वो मूव करते हुए कहाँ पर आ रहा है, तो यूरेशियन प्लेट की तरफ आ रहा है।
तो जैसे ही इंडिया का जो सदर्न वाला पार्ट है वो मूव करते करते कहाँ पर आता है, हमारा यूरेशियन प्लेट के पास आता है, और आकर जैसे ही टकराता है तो बीच में तो 33 सी था, उस 33 सी को ये बंद कर देता है और हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, तो हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर जीआईएफ में अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हो गया हमारा हिमालय का फॉर्मेशन। तो ये जो हमारा प्रोसेस चल रहा है किस चीज़ का, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराने का। तो आप लोग देख रहे होंगे ये कितना साल पुराना है और ये इस चीज़ को फॉर्म होते होते कितना ज़्यादा समय लग रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, बीच में यहाँ पर 33 सी है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऐसे मूव करते हुए आ रहा है, और यूरेशियन प्लेट जो है वो भारी रहता है, इसीलिए वो स्टेबल है, वो हिलता डुलता नहीं है, और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो हल्का है थोड़ा, इसीलिए वो मूव करके आसानी से आ गया यहाँ पर। और 33 सी को हम लोग देखेंगे तो ये एकदम बंद कर देता है और इसका जितना सेडिमेंट्स रहता है ये ऊपर डिपॉजिट हो जाता है हमारा यहाँ पर, और डिपॉजिट हो जाने के कारण क्या होता है, तो हिमालय का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं द हिमालयन माउंटेन को, यानी कि जो हमारा फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका लोकेशन देख लो भाई, आप लोग इंडिया के एकदम नॉर्थ साइड में है। डायरेक्शन मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो देख लो यहाँ पर पूरा नॉर्दर्न साइड में इतना से इतना दूर तक पूरा फैला हुआ है क्या, तो हमारा हिमालयन माउंटेन फैला हुआ है। तो डायरेक्शन हम लोगों ने देख लिया। जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन, तो हम लोग इसको जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे अपना यहाँ पर पेनिसुलर प्लेट्यू का, तो ये पेनिसुलर प्लेट्यू से बहुत बाद में बना, यानी कि अगर हम लोग जब पेनिसुलर प्लेट्यू को देखेंगे तो वो हमारा बहुत ही एंशिएंट लैंडमास हो जाता है, जबकि हम लोग अगर बात करते हैं अपना हिमालयाज़ का तो वो बहुत ही यंग कैटेगरी में आता है। जैसे हम लोग देखेंगे जो हमारा जब इंडिया मूव करके आ रहा था 33 सी से, मतलब जो गोंडवाना लैंड से वो ड्रिफ्ट होते होते नॉर्थवर्ड वो आया, तो ये वाला पार्ट तो पहले से ही प्रेजेंट था हमारे इंडिया का सदर्न पार्ट, लेकिन जो हिमालय आया वो तो टकराने के बाद बना ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको यंग बोल रहे हैं। तो समझ में आ गया हम लोग को। और स्ट्रक्चरली फोल्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दो प्लेट्स के कोलिजन से बना है। हम लोगों ने अभी इससे पहले पढ़ा था कि एक जो होता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होता है हमारा, जिसको हम लोग कौन सा प्लेट बोलते हैं, जल्दी से बताओ आप लोग कमेंट में, ठीक है। ये आप लोग बताना मुझे कमेंट पे। जब दो प्लेट्स आपस में टकरा रहा है तो उससे तो डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि उसे हम लोग डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं, और इसका एक नाम होता है, वो होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। तो जब प्लेट्स कन्वर्ज हुआ आपस में तो इस चीज़ की वजह से क्या हुआ ना, तो यहाँ पर माउंटेन का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिला। एक प्लेट नीचे चला गया जो कि भारी था थोड़ा, और एक प्लेट ऊपर आ गया, ठीक है। भारी कौन सा प्लेट था और हल्का कौन सा प्लेट था, ये भी आप मुझे बताओ जल्दी से। तो ये हम लोग समझ गए स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन क्यों बोल रहे हैं और जियोलॉजिकली यंग माउंटेन क्यों बोल रहे हैं। फिर इसका अगर हम लोग डायरेक्शन देखते हैं तो इंडिया के नॉर्थ में है, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया लोकेशन के साथ कि ये नॉर्थवर्ड हमारा देखने को मिलता है। फिर हम लोग देखेंगे रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू रिवर ब्रह्मपुत्र, यहाँ से हम लोग देखेंगे एक रिवर ओरिजिन होता है और यहाँ पर अरेबियन सी में आके मिल जाता है। इसका ज़्यादातर पार्ट हमारा रहता है पाकिस्तान में। तो इस रिवर का नाम क्या है, रिवर इंदस। और इधर से हम लोग देखेंगे तो एक रिवर और आता है जिसका क्या नाम है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो यानी कि जो रिवर इंदस है वहाँ से लेके रिवर ब्रह्मपुत्रा के बीच में पूरा हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो हिमालयाज़ देखने को मिलता है। और ये वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, तो हम लोग को डायरेक्शन पता है, इस साइड वेस्ट है और इधर ईस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट ये जा ही रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पर समझ गए, तो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है ये। और रिवर इंदस से रिवर ब्रह्मपुत्रा के बीच में लाई करता है। इसका अगर हम लोग विड्थ का बात करते हैं तो ये 400 किलोमीटर है कश्मीर में और 150 है अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इसका अगर लेंथ विड्थ का बात करते हैं यानी चौड़ाई का बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रहता है, 400 किलोमीटर के आसपास रहता है। और जैसे जैसे ये अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में आता है तो इसका विड्थ जो है वो घटते रहता है और वो 150 तक आ जाता है। और इसका अगर हम लोग लेंथ का बात करते हैं यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ कितना है, तो वो 2400 किलोमीटर है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक फैक्ट्स वाला बात हो गया, याद कर लेना, लिख लेना, अपना आंसर में मिल जाएगा नंबर, ठीक है। जब हम लोग हिमालयाज़ का बात करते हैं तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न रहता है हिमालयाज़ का। सबसे फर्स्ट है कौन सा, तो द ग्रेट हिमालयाज़ है। सेकेंड नंबर पे आता है द लेसर हिमालय और थर्ड नंबर पे हमारा आता है शिवालिक। अब आप लोग पहले सोच रहे होगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न कैसे बोल रहे हैं, तो देखो जैसे हम लोग देखते हैं इसमें 3 मेजर पैरेलल रेंजेस रहता है,
ठीक है। सबसे ऊपर एक ठो गया है पैरेलल रेंज, कौन सा, तो ग्रेट हिमालय। फिर उसके बाद आता है हमारा लेसर हिमालय और उसके बाद आता है शिवालिक। तो जब हम लोग इस डायरेक्शन से यहाँ से देख रहे हैं, यानी कि जिस तरह से ये बना है, तो सबसे पहले जब प्लेट्स टकरा रहा था आपस में, तो सबसे पहले ये वाला हमारा बना ना, ये बना, उसके बाद ये बना और इसके बाद ये बना। तो हम लोग इसको लॉन्गिट्यूडनल देखते हैं, यानी कि ऐसे से ऐसे देखते हैं कि कैसे कैसे ये फॉर्म हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। तो ये आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो गए यहाँ पर। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज में हम लोग देखते हैं हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक में। तो चलो एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं कि ग्रेट हिमालय क्या है, लेसर हिमालय क्या है और शिवालिक क्या है। अब हम लोग अपना फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो कि हिमालयाज़ में किया हुआ है हमारा, मतलब हिमालय के अंदर जो भी रेंजेस को बांटा गया उसमें पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट रेंज है हमारा द ग्रेट, इनर हिमालय या हिमाद्री। आप लोग सोच रहे होंगे इतना सारा नाम कैसे है, तो देखो इसी जो ग्रेट हिमालय हमारा, इसका ही 2 और नाम है, इनर हिमालय और हिमाद्री। तो हिमाद्री का मतलब क्या होता है हमारा, हिम का मतलब होता है क्या, ऐसा मतलब जगह, मतलब जो बर्फ से ढका रहे, हिम का मतलब हो गया हमारा, आद्री का मतलब हो गया पहाड़। तो हिमाद्री का मतलब क्या हो गया, पहाड़, मतलब सॉरी, बर्फ से ढका हुआ पहाड़। फिर ग्रेट हिमालय बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पर जितने भी विशाल, ग्रेट का मतलब विशाल हो गया, यानी कि जितने भी हमारे ग्रेट जो माउंटेन पीक्स है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये सब हम लोग का कहाँ लाई करता है, तो ग्रेट हिमालयाज़ के अंदर लाई करता है, इसलिए इसका नाम रख दिया ग्रेट। इनर हिमालय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हिमालय है ये अंदर में है, यानी कि जब ये फॉर्म हो रहा था तो फिर हम लोग देखेंगे पहले यही वाला रेंज बनाना, उसके बाद हमारा कौन सा बना, नीचे वाला, फिर उसके बाद नीचे वाला बना, यानी कि लेसर हिमालय और शिवालिक बाद में बना। पहले हमारा कौन सा हिमालय बन गया, ग्रेट हिमालय। जब इधर से प्लेट यहाँ पर से इधर से धक्का हो रहा था, आप लोग को पता है वो कहानी। तो धक्का होने की वजह से क्या हुआ, तो पहले हमारा इनर हिमालय फॉर्म हो गया, और ये इनर इसलिए कहला रहा है क्योंकि ये पहले फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए। अब समझते हैं इसके अंदर क्या बोलना चाहता है। तो ये सबसे कॉन्टिन्यूअस रेंज रहता है। यहाँ पर आप लोग को डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग अपने बुक में देखो क्या है कि जो इनर हिमालय है वो पूरा कंटिन्यूअस है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ वाला जो रेंज है ये पूरा कॉन्टिन्यूअसली जा रहा है, कोई भी इसमें टूटा फूटा कोई भी रेंज नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्टिन्यूअस रेंज रहता है। इसका एवरेज हाइट जब हम लोग देखते हैं तो 6000 मीटर तक का रहता है, यानी कि इसके अंदर जो भी माउंटेन रेंजेस ये पाए जाते हैं हम लोग का, तो उसका एवरेज हाइट जो हम लोग देखेंगे तो वो 6000 मीटर तक का है। कुछ कुछ एक्सेप्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एवरेज माना गया है, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट नहीं बताया गया है ना। तो जैसे हम लोग माउंट एवरेस्ट का ही हाइट देख लेते हैं तो 8848 मीटर हो जाता है। तो ये सब हमारा हम लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पीक्स, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीक्स पाया जाता है। जैसे माउंट एवरेस्ट देखेंगे, कंचनजंगा देखेंगे, धौलागिरी देखेंगे, नंगा पर्वत देखेंगे, कामेत देखेंगे, ऐसे ऐसे करके जितने भी इंपॉर्टेंट रेंजेस है वो सब हम लोग का कहाँ देखने को मिलता है, तो ग्रेट हिमालयाज़ के अंदर मिलने देखता है। एसिमेट्रिकल इन नेचर, यानी कि जो हिमालयाज़ रहता है ये सिमेट्रिकल नहीं रहता। सिमेट्रिकल मतलब क्या हुआ, जैसे ये माउंटेन हो गया, इसको काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में बटेगा, वो हो गया सिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल मतलब काटने से इक्वल पार्ट में नहीं बटेगा, तो वो हो गया एसिमेट्रिकल। तो माउंटेन है भाई, थोड़ी ना उसका जिस तरफ से हाथ यहाँ से मान लो 1 मीटर फैला है तो हाथ इधर से भी 1 ही मीटर फैला रहेगा, वो तो एकदम जैसे मन वैसे उगा है, तो वो एसिमेट्रिकल हो गया नेचर में। पेरिनियली स्नोबाउल्ड, यानी कि हमेशा हम लोग देखेंगे तो जो ग्रेट हिमालयाज़ है हमारा, इस पे हम लोग को बर्फ़ दिखेगा हमेशा। इसी के कारण क्या होता है, बहुत सारा हम लोग को यहाँ पर ग्लेशियर्स भी देखने को मिलता है। तो कमेंट में बताओ मुझे सबसे बड़ा ग्लेशियर इंडिया का कौन सा है, जल्दी से बताओ, इधर ही मिलता है भाई। अब हम लोग देखते हैं हिमाचल हिमालय को या लेसर हिमालय को। लेसर तो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ग्रेट हिमालय से छोटा है, और हिमाचल हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक यहाँ पर स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश, उधर से लाई होकर ये जाता है। तो ये हो गया हमारा हिमाचल हिमालय। ठीक है, तो अब इसका एवरेज हाइट हम लोग अगर देखते हैं तो इसका एवरेज हाइट 3700 से लेके 4500 मीटर के बीच में लाई करता है इसका एवरेज हाइट। यहाँ पर जो हम लोगों को माउंटेन्स देखने को मिलेंगे तो उसका विड्थ हम लोग को 50 किलोमीटर देखने को मिलता है। हम लोग को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे पीर पंजाल रेंज हम लोग को देखने को मिलेगा, धौलाधार रेंज मिलेगा, महाभारत रेंज मिलेगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों को रेंजेस देखने को मिलेगा। तो देखो आप लोग रेंज और माउंटेन पीक में डिफरेंस कर लो पहले से। रेंज क्या होता है, तो बहुत सारा जो माउंटेन्स रहता है वो अगर एक लाइन में है तो इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, और एक सिंगल माउंटेन है तो इसको माउंटेन बोल रहे हैं। तो ये आप लोग डिफरेंस समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ पर हम लोग को बहुत सारा फेमस वैलीज़ मिलता है, यानी कि ये घूमने के लिए जगह रहता है।
है। जैसे हम लोग देखेंगे कश्मीर का वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ये सब जो वैली है, फिर से मनाली देखेंगे तो ये सब वैलीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जितने भी घूमने वाले जगह है, यानी कि फेमस फॉर हिल स्टेशन। एक तरह से कह सकते हैं जो लेसर हिमालय ये घूमने के लिए ही बना हुआ है। यहाँ पर जितना फेमस हिल स्टेशन रहता है वो सब यहाँ पर लाइक करता है। अब हमारा थर्ड डिवीज़न है हिमालय का। कौन सा? तो शिवालिक और आउटर हिमालय। इसको हम लोग शिवालिक बोल रहे हैं क्योंकि शिवालिक इसका नाम रखा है भाई। आउटर हिमालय बोल रहे हैं क्योंकि ये सबसे बाद में बना है। समझ गए? यहाँ पर जो हम लोग को माउंटेन्स देखने को मिलेगा उसका वेथ हम लोग को 10 से 50 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलेगा, यानी कि 10 से 50 किलोमीटर के बीच में चौड़ाई हम लोगों को माउंटेन का देखने को मिलेगा। एवरेज अगर हाइट का बात करते हैं तो 900 से 1100 मीटर के बीच में हाइट देखने को मिलता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ सेडिमेंट्स ब्राउट बाय द रिवर्स। तो देखो ये सबसे नीचे वाला हिमालयाज है, यानी कि ये सबसे आउटर हिमालय हमारा। तो ये कैसे फॉर्म हो रहा है हमारा? तो जितने भी सेडिमेंट्स है जो रिवर्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी सेडिमेंट्स रिवर यहाँ से लेके जा रही है तो प्लेन तो यहाँ पर है ही हमारा, उस पर कर रही है। और ये सबसे आउटर हिमालय है, ये एक तरह से बोल सकते हैं तो ये अभी भी बन ही रहा है, क्योंकि प्लेट में मूवमेंट रुका थोड़ी है, प्लेट तो अपना मूवमेंट करते रहेगा ना। तो धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि जो हिमालयाज है इसका हाइट भी बढ़ते रहता है। तो हम लोग समझ गए ये क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग को डून देखने को मिलता है। डून क्या होता है? तो द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स, यानी कि शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में हम लोग को जो भी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिल रहा है। लॉन्गिट्यूडनल वैली समझ रहे हो? जैसे मान लो यहाँ पर एक माउंटेन हो गया, इधर एक माउंटेन हो गया, तो इसके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैली हम लोग को देखने को मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट दून्स भी लाइक करता है, जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट दून्स जो है वो शिवालिक में लाइक करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने जितना पढ़ा तो वो था लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न ऑफ हिमालयाज। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डिवीज़न ऑफ हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक में जो रीजन्स लाइक करता है हिमालयाज का उस सब को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो डिवीज़न रहेगा ये हम लोग जानते हैं ये किसके बेसिस पे रहेगा? तो रिवर वैलीज़ के बेसिस पे रहेगा, यानी कि जिस एरिया से जो रिवर क्रॉस कर रहा है उसका हम लोग नाम उस एरिया के हिसाब से रख देते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर से एक रिवर फ्लो करती है, कौन सी? इंदस, और इधर से इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी गुजरती है जो कि आके इंदस में मिल जाती है, कौन सा? तो सतलज। तो इंदस और सतलज के बीच में हम लोग देखेंगे कौन सा हिमालय है? तो पंजाब हिमालय है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि एक स्टेट भी लाइक करता है, क्या किस नाम से? पंजाब नाम से। तो पंजाब हिमालय हम लोगों ने बोल दिया। आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि रीजनली हम लोग को जो जानते हैं, मतलब कौन से रीजन में वो हिमालय पड़ रहा है उसके बेसिस पे यहाँ पर उसका नामकरण कर दिया गया है। तो इंदस और सतलज के बीच में पड़ रहा था तो हम लोग ने क्या बोल दिया? पंजाब हिमालय। और पंजाब यहाँ पर एक स्टेट भी पड़ रहा था, तो ये वाला फर्स्ट जो हिमालय का डिवीज़न किया गया है ये हमारा है पंजाब हिमालय का। फिर उसके बाद है कुमायूं हिमालय। कहाँ से कहाँ तक? तो सतलज और काली के बीच में। तो यहाँ से हम लोगों ने अभी देखा कि सतलज रिवर फ्लो कर रहा है और यहाँ पर से एक रिवर फ्लो करता है नेपाल के पास से, काली नाम है उसका, यानी कि काली रिवर फ्लो कर रहा है नेपाल के पास से। तो इसीलिए हम लोगों ने बता दिया कि जो सतलज और काली के बीच में जो एरिया पड़ रहा है उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो वो हो गया हमारा कुमायूं हिमालय, यानी कि ये वाला जो रीजन हो गया हमारा ये हो गया कुमायूं हिमालय का। फिर उसके बाद हम लोग नेपाल हिमालय देख रहे हैं। तो ये तो आप लोग को इजी ही रह जाएगा क्योंकि नेपाल के बीचों बीच आ रहा है पूरा, यानी कि पूरा नेपाल जो है वो यहाँ पर कवर हो गया है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा है काली रिवर फ्लो कर रही है और यहाँ से हम लोग देखेंगे एक तीस्ता रिवर फ्लो करती है। तो तीस्ता और काली के बीच में जो मतलब एरिया आता है तो ये तो पूरा नेपाल ही कवर हो गया है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं इस एरिया को। फिर उसके बाद हम लोग कौन सा हिमालयाज को देखेंगे? तो असम हिमालय को देखेंगे जो कि तीस्ता और दिहांग के बीच में है। तो यहाँ से हम लोगों ने अभी देखा कि एक तीस्ता रिवर फ्लो कर रहा है और इधर से हम लोग देखते हैं दिहांग रिवर फ्लो करता है जो कि क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर का। तो इसके बीच में हम लोग देखते हैं मेजर जो यहाँ पर स्टेट आ रहा है वो असम है, इसीलिए हम लोग को इसको असम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो चलो जल्दी से एक बार हम लोग इसको स्नैप रिकैप देख लेते हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा यहाँ पर पंजाब हिमालय जो कि इंदस और सतलज के बीच में है। फिर हमारा यहाँ पर है कुमायूं हिमालय जो कि सतलज और काली के बीच में है। फिर आ गया हमारा नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता के बीच में है। फिर आ गया हमारा कौन सा? असम हिमालय जो तीस्ता और दिहांग के बीच में है। तो याद रहेगा आप लोगों को, आप लोग इमेज से भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि कैसे कैसे हिमालयाज का यहाँ पर रिवर के बेसिस पे डिवीज़न किया गया है।
हम लोग जब पढ़ते हैं पूर्वांचल हिल्स के बारे में या पूर्वांचल हिमालयाज़ के बारे में, तो पूर्वांचल इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये पूर्व में है, यानी कि हमारा जो भारत है उसके पूर्व साइड में ये पूरा स्थित है, यानी कि ईस्टर्न साइड में। इसीलिए हम लोग पूर्व का अंचल यानी कि पूर्वांचल हिल्स के नाम से इसको जानते हैं, या इसको हम लोग इंग्लिश में देखेंगे तो ईस्टर्न हिमालयाज़ भी बोला जाता है। द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडिया फॉर्म्ड बाई द पूर्वांचल ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो हमारा ईस्टर्न वाला पार्ट है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला साइड है, वहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है पूर्वांचल हिल्स, जिसको हम लोग ईस्टर्न हिल्स या माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर से जो रिवर फ्लो करता है, हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से फ्लो करके आता है और वो फिर बांग्लादेश से होके यहाँ पर अरेबियन सी में ड्रेन आउट हो जाता है। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर रहता है, यहाँ पर एक दिहांग गॉर्ज है, वहाँ से वो शार्पली एकदम बेंट हो जाता है और वो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री यहाँ पर फॉर्म करता है। और यही पूर्वांचल हिल्स जो रहता है, इसमें हम लोग देखेंगे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स, ये जो 4 तरह का हिल्स रहता है, ये सब से मिल के हम लोग देखेंगे तो पूर्वांचल हिल्स यहाँ पर हमारा फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि अभी हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे फॉर्म हुआ उसको पढ़ने वाले हैं। हम लोग नॉर्दर्न प्लेन का लोकेशन जानते हैं कि कहाँ है। जैसे इंडिया है हमारा यहाँ पर, तो इंडिया के कुछ जो हमारे यहाँ पर हिमालयाज़ हम लोगों ने देखा, और हिमालयाज़ के जस्ट थोड़े से और साउथवर्ड अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग को नॉर्दर्न प्लेन्स का लोकेशन देखने को मिलता है। तो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये फॉर्म कैसे हो गया? जैसे हम लोगों ने हिमालय का ओरिजिन देखा कि बीच में 33 सी था और उसको बंद करके यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने की वजह से क्या हुआ था कि यूरेशियन प्लेट हमारा भारी था, इसीलिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने उसको मतलब धक्का देते 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 जो बीच में 33 सी था उसके जितने भी सेडिमेंट्स थे उसको ऊपर उठा दिया, तो उससे हमारा क्या बन गया? तो हम लोगों ने देखा कि हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हो गया। हम लोग यहाँ पर देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन के फॉर्मेशन के बारे में कि जो नॉर्दर्न प्लेन था वो फॉर्म कैसे हुआ। तो सिंपली हम लोग जैसे हिमालय का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो वैसे ही हमारा कुछ नॉर्दर्न प्लेन का भी फॉर्मेशन हुआ। तो जब हिमालय बन रहा था ना, तो हिमालय यहाँ पर तो उठ गया, यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट था तो ये पूरा इसका उठ गया, लेकिन यहाँ जो नीचे वाला पार्ट था वो थोड़ा धंसा रह गया। धंसा रहने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ना जो 33 सी उठाया था जितना भी सेडिमेंट्स को, तो ये पूरा ऊपर उठ गया और नीचे में यहाँ इतना पार्ट जो है वो बहुत बड़ा सा यहाँ पर एक क्या हम लोगों को देखने को मिलता है, तो डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप लोग देखना कि कोई भी अगर 2 बुक्स को आप लोग आपस में टकराओगे एक दूसरे से, तो देखना आप लोग जो उसका जहाँ पर टकराने वाला पॉइंट है वो वाला पॉइंट तो ऊपर उठ जाता है और उससे थोड़ा सा ही नीचे हम लोग देखेंगे तो एक डिप्रेशन टाइप का बन जाता है। तो सेम वही केस यहाँ पर भी हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द 33 सी, यानी कि जो हिमालय हमारा फॉर्म हुआ वो 33 सी की वजह से बना था। तो यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन के पास एक हम लोगों को सब्सिडेंस देखने को मिलता है, यानी कि एक गड्ढा टाइप का हम लोग को नॉर्दर्न फ्लैंक के पास देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बेसिन फॉर्म हो जाता है वहाँ पर। यानी कि जितना एरिया में हम लोग आज के समय में नॉर्दर्न प्लेन्स को देख रहे हैं, और लाखों करोड़ों साल पहले वहाँ पर क्या था, तो एक लार्ज बेसिन था। और आप लोग सोच रहे हो कि जब लार्ज बेसिन था, इतना बड़ा बेसिन था ही, तो फिर वो अभी हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर मिट्टी कैसे आ गया? तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ वाला जो साइड है, यहाँ पर हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू है और यहाँ पर हमारा माउंटेन है। तो माउंटेन से जो भी रिवर ओरिजिन होती है, तो वो अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती है, तो वो यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन में यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। फिर उसके बाद जितना भी जो रिवर्स है वो हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू से ओरिजिन होती है, तो वो भी अपना जो सेडिमेंट्स लेके आती है वो सब कहाँ डिपॉजिट कर देती है? नॉर्दर्न प्लेन में डिपॉजिट कर देती है। तो एक टाइम ऐसा आया जब बहुत सारा डिपॉजिट सेडिमेंट मतलब वहाँ पर जमा होते 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 वहाँ पर क्या हो गया, एकदम प्लेन लैंड फॉर्म हो जाता है। आप लोग अगर सोचे होगे कभी, देखना, देखो पानी जो है वो पानी कहाँ मूव करता है, तो जिस तरफ गड्ढा रहता है या उसको जिस तरह से ढाल मिलता है उसी तरह से जाता है ना। तो यहाँ पर हमारा जो हिमालय है, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही ढाल है, यानी खड़ी ढाल है वहाँ पर। तो यहाँ का जितनी भी रिवर्स थी तो नीचे आने लगी, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रहा है? नॉर्दर्न प्लेन मिल रहा है। फिर उसके बाद हम लोग अगर पेनिसुलर प्लेट्यू का बात करते हैं तो वो ऊपर है, तो पेनिसुलर प्लेट्यू को भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो पेनिसुलर प्लेट्यू जो है वो ऊपर है, यानी कि इसका भी हाइट है, तो हाइट से रिवर जो है ढाल मिलेगा उधर ही जाएगा। तो ढाल कहाँ मिल रहा है इस रिवर को भी? तो इधर नॉर्दर्न प्लेन की तरफ मिल रहा है। तो ये दोनों तो एरिया कवर कर लिया नॉर्दर्न प्लेन ने। इसी के वजह से जो इतना भी सेडिमेंट्स है वो आके यहाँ पर गिरता है और डिपॉजिट होते होते नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हो जाता है।
सेकेंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न में हम लोग देखते हैं तो जो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का, जो नॉर्दर्न प्लेन्स रहता है हमारा, वो हिमालय जो है हमारा, हिमालय की यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, और इसके साउथ में जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स लाई करता है। फॉर्म्ड बाई 3 रिवर्स इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र विद देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स रहता है ये 3 मेजर रिवर सिस्टम से मिलकर फॉर्म होता है। सबसे पहला इंदस रिवर, उसके बाद गंगा रिवर और थर्ड नंबर पे ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये 3 जो रिवर्स रहता है वो मेजर रोल प्ले करता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन में। हम लोग जानते हैं कि जो रिवर वाला एरिया रहता है वो ज़्यादातर अलुवियल सॉइल से बना रहता है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास जो रिवर के पास सॉइल मिलते हैं तो वो अलुवियल सॉइल रहता है। अगर हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया का बात करते हैं तो ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बीच में पूरा फैला रहता है। और अगर लेंथ का बात करते हैं तो 2400 किलोमीटर, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का लेंथ, यानी कि इंदस रिवर से स्टार्ट होकर जो ब्रह्मपुत्र रिवर तक ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ से अगर हम लोग लेंथ का बात करते हैं तो 2400 किलोमीटर के आसपास इसका हमारा पूरा लेंथ रहता है। और अगर हम लोग इसका विड्थ का बात करते हैं तो ये 240 से 320 किलोमीटर के आसपास इसका विड्थ रहता है, यानी कि ये चौड़ाई जो हम लोग देख रहे हैं ये, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 240 से 320 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ है। ये डेंसली पॉपुलेटेड रहता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग अलुवियल सॉइल देख रहे हैं, और अलुवियल सॉइल जो रहता है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहता है, जिसकी वजह से हम लोग को एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ही मदद मिलता है, यानी कि हम लोग एग्रीकल्चर इस टाइप के सॉइल में आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए जो नॉर्दर्न प्लेन रहता है ये डेंसली पॉपुलेटेड होता है। हम लोग जब नॉर्दर्न प्लेन्स को देखते हैं तो यहाँ पर एक डिपोजिशनल वर्क होता है जो कि रिवराइन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो रिवराइन आइलैंड होता क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि जब रिवर अपना लोअर कोर्स में रहता है, यानी कि जब बहते बहते रिवर का स्पीड जो है वो कम हो जाता है, तो उस टाइम में जितना भी सेडिमेंट्स रहता है डिपॉजिट हो जाता है रिवर के बीच में ही, और एक आइलैंड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग रिवराइन आइलैंड के नाम से जानते हैं। मजूली एक रिवराइन आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में बनता है, और वो सबसे बड़ा यानी कि सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या रहता है कि जब रिवर फ्लो कर रहा है तो वो आते आते जब उसका लोअर कोर्स में स्टार्ट हो जाता है तो वो बहुत सारा न्यूमरस स्ट्रीम्स में बढ़ जाता है। जैसे यहाँ से एक रिवर फ्लो कर रहा है और ये आगे जाके बहुत सारा और स्ट्रीम्स में ऐसे बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। यानी कि ये सब जो है वो डिपोजिशनल वर्क हो रहा है रिवर के द्वारा जब वो अपने लोअर कोर्स में पहुंचता है। फर्स्ट क्या था, तो रिवराइन आइलैंड का फॉर्मेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाना, तो ये था जब रिवर अपने लोअर कोर्स में जाता है तब उसका फॉर्मेशन होता है। हम लोग देखते हैं डिवीज़न ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारा, तो उसको हम लोग बेसिकली 3 डिवीज़न किया हुआ है उसका। तो सबसे पहला है पंजाब प्लेन्स, फिर गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो ये हम लोग देखते हैं मेनली ये रिवर के ही द्वारा डिवीज़न किया गया है। तो सबसे पहले जो है पंजाब प्लेन्स, ये रिवर इंदस के द्वारा बनाया गया प्लेन है। उसके बाद गंगा प्लेन देखते हैं तो ये गंगा रिवर के द्वारा बनाया गया है, और ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया गया। तो हम लोग यहाँ पर लोकेशन देखते हैं तो ये जो फर्स्ट वाला एरिया है इतना, ये पूरा पंजाब प्लेन्स का है हमारा। ये सेकंड जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है तो ये गंगा प्लेन से बना हुआ है, और जो ये छोटा सा पार्ट है तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया गया है जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के नाम से जानते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का, वो है गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन जो है ये घाघर रिवर से लेके तीस्ता रिवर के बीच में पूरा फैला हुआ एक प्लेन रहता है जो कि मेजरली रिवर गंगा के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे जिस जिस स्टेट से गंगा होके क्रॉस कर रहा है, जैसे हो गया हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, कुछ हिस्सा जो है गंगा रिवर का हम लोग देखेंगे झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी जाता है, तो ये प्लेन्स जो है उसी एरिया में लाई करता है। तो हम लोग ज़्यादातर देखेंगे कि जो रिवर्स के पास का एरिया रहता है वहाँ पर ज़्यादातर अलुवियम डिपॉजिट हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि जो अलुवियल सॉइल रहता है वो डिपॉजिट रहता है, और जो प्लेन्स वाला एरिया रहता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहता है हम लोग का एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स को। तो जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स रहता है हमारा वो मेनली ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया जाता है, और इसका जो लार्ज एरिया रहता है वो आसाम में लाई करता है।
हम लोग देखेंगे कि यहाँ से दिहांग गॉड जहाँ पर है, दिहांग गॉड से जो ब्रह्मपुत्रा यहाँ से निकलती है, वो दिहांग इसका एक मेजर ट्रिब्यूटरी रहता है। और जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है हमारा, उस वो मेजर एकदम आसाम स्टेट से होके गुजरता है और वहाँ से फिर बांग्लादेश होते होते अरेबियन सी में गिर जाता है। तो यहाँ से देखेंगे कि बस आसाम वाला जो एरिया है वो ज़्यादातर कवर होता है ब्रह्मपुत्रा रिवर से। इसका जो मेजर पार्ट रहता है ब्रह्मपुत्रा रिवर का, वो ज़्यादातर तिब्बत वाले एरिया से होके आता है। हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स का डिवीज़न देख लिया कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइडेड था, जो कि था पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो अब हम लोग देखेंगे जो नॉर्दर्न प्लेन का डिवीज़न रहता है वो रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे कैसे डिवाइडेड है। जैसे हम लोग समझते हैं कि जो प्लेन वाला एरिया रहता है वो बेसिकली प्लेन रहता है, फ्लैट एरिया रहता है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल रहता है। लेकिन हर बार ये ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जब हम लोग देखते हैं कि जो शिवालिक्स का फुटहिल्स है, फुटहिल्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये कोई भी पहाड़ रहता है उसके एकदम फुट वाला एरिया, यानी कि जो सबसे नीचे वाला एरिया है, उसको हम लोग फुट हिल्स के नाम से जानते हैं। तो वहाँ से जब रिवर कोई भी ओरिजिनेट होकर प्लेन पे आता है, तो प्लेन पे आने से पहले वो बहुत सारा रिलीफ फीचर्स को फॉर्म करता है। वो सब हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहला जो रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे डिवीज़न किया गया है नॉर्दर्न प्लेन्स का है, वो है भाबर रीजन का। तो भाबर रीजन क्या रहता है, तो हम लोग समझते हैं जैसे ये हमारा माउंटेन है, माउंटेन से कोई भी रिवर ओरिजिनेट होता है तो माउंटेन्स पे स्लोप बहुत ज़्यादा रहता है। जो रिवर वहाँ से ओरिजिनेट होकर ज़मीन पे आता है तो वो बहुत ही तेज़ी से आता है, बहुत स्पीड से आता है। तो उसमें इतना पावर रहता है कि अपने साथ जितना भी छोटा बड़ा पत्थर रहता है वो सबको वहाँ से उखाड़ के एकदम लेते आती है। तो वहाँ से जब तोड़ते तोड़ते लेके आती है तो बहुत बड़ा बड़ा पेबल्स, बहुत बड़ा बड़ा जो बोल्डर्स रहता है वो सब अपने साथ लेके आती है और फिर ये फुटहिल्स पे ऐसे जमा कर देती है बड़ा बड़ा बोल्डर्स, पेबल्स को। तो इसका जो वेथ रहता है, यानी कि इसका जो चौड़ाई रहता है इस एरिया का, हम लोग देखेंगे तो 8 से 16 किलोमीटर के बीच में रहता है। अब जब नीचे में बहुत सारा पत्थर जमा हो गया है, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है यहाँ पर, तो जब रिवर ऊपर से यहाँ पर गिरता है तो फिर जो बड़ा पत्थर रहता है उससे वो ढक जाता है और यहाँ पर रिवर छुप जाता है। यानी कि रिवर मतलब पत्थर को एकदम चीरते हुए एकदम नीचे चला जाता है, क्योंकि पत्थर के ऊपर तो नहीं बहेगा, वो पत्थर के नीचे चला जाता है। इसलिए हम लोग को यहाँ पर रिवर्स जो है उसका स्ट्रीम्स दिखना बंद हो जाता है। इसलिए जो भाबर वाला रीजन रहता है इसको में हम लोग देखते हैं कि जो इतना भी स्ट्रीम्स रहता है वो डिसअपीयर हो जाता है। फिर इसके बाद जब रिवर और थोड़ा आगे बढ़ता है तो रिवर तो यहाँ पर डिसअपीयर हो गया, तो यहाँ पर से थोड़ा सा रिवर और आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर फैल जाता है रिवर अपने, मतलब रिवर अपना बेड को बड़ा कर लेता है और कुछ देर तक रिवर यहीं पर, मतलब रिवर का जो पानी रहता है वो जमा रहता है। यानी कि अब सोचता है कि हम किधर जाएं, तो ऊपर से आया, अब यहाँ पर रिवर जो है वो कलेक्ट हो जाता है, मतलब एक ही जगह पर रुक जाता है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, एक स्वाम्पी और मार्सी रीजन क्रिएट हो जाता है। यानी कि एक बहुत दलदल वाला एरिया यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम तक पानी लगा हुआ रहता है। तो री इमर्जेंस ऑफ स्ट्रीम्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। भाबर रीजन में क्या हुआ कि बड़ा बड़ा जो पत्थर था उसके वजह से रिवर जो है वो डिसअपीयर हो गई थी। फिर उसके बाद तराई रीजन में जब आती है वो रिवर, तो क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ी देर तक लगी रहती है, जिसके वजह से क्या होता है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर का एबिलिटी ज़्यादा है। फिर जब रिवर री इमर्ज होके आगे जाता है तो एक भांगर रीजन का क्रिएशन होता है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि जब रीजन भाबर रीजन में रहता है तो बहुत बड़ा बड़ा पत्थर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है रिवर यहाँ पर डिसअपीयर हो जाता है। फिर उसके बाद रिवर एक जगह पर कलेक्ट हो जाता है, रिवर का पानी, और तराई रीजन फॉर्म होता है जो बहुत दलदल वाला एरिया रहता है, और यहाँ पर जो जितना भी स्ट्रीम्स रहता है वो रीअपीयर होता है, यानी वापस से आके इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर का एबिलिटी हम लोग का ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट जो बनता है वो है हमारा भांगर रीजन। भांगर से समझते हैं कि भांगर जितना भी पुराना हमारा चीज़ रहता है वो, तो यहाँ पर हम लोग सॉइल का बात करेंगे। यानी कि यहाँ भांगर रीजन में जो सॉइल रहता है वो बहुत पुराना सॉइल रहता है। जैसे यहाँ से रिवर आ रहा है तो रिवर का यहाँ पर बेड के पास इस साइड में जो सॉइल रहता है, ये सॉइल तो न्यू रहेगा, क्योंकि हर समय जो बाढ़ वगैरह आएगा तो ये हमेशा रिन्यू होते रहता है। तो इस रीजन को हम लोग खादर रीजन के नाम से जानते हैं, और यहीं दूर का जो एरिया ये वाला हो जाता है।
तो ये भांगर रीजन का रहता है, जिसमें हम लोग पुराना अलूवियम सॉइल को देखते हैं। और यहाँ पर हम लोग को कैलकेरियस डिपॉजिट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कंकड़ बोलते हैं। यानी कि जब मिट्टी पुराना हो जाता है तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि छोटा छोटा कंकड़ पत्थर जैसा वहाँ पर मिट्टी में फॉर्म होने लगता है। तो जो भांगर वाला रीजन रहता है वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सॉइल उतना फर्टाइल नहीं रहता है और हम लोग को कैलकेरियस डिपॉजिट देखने को मिलता है। वहीं हम लोग जो लास्ट अगर अपने डिवीज़न का बात करते हैं जो खादर रीजन का है, तो यहाँ पर न्यू अलूवियम है और यहाँ का जो सॉइल रहता है वो हर साल रिन्यू होता है। जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा कि ये जो खादर रीजन वाला एरिया है, यहाँ पर क्या होता है कि हर साल फ्लड आता है, तो यहाँ का जो मिट्टी रहता है, रिवर जो है अपने साथ जो भी नया मिट्टी लेके आता है वो हर साल यहाँ पर डिपॉजिट करते रहता है। इसलिए जो खादर रीजन का सॉइल रहता है वो हमेशा हम लोग को देखने को मिलता है ज़्यादा फर्टाइल रहता है एज़ कम्पेयर टू भांगर रीजन अगर हम लोग देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू। तो अब हम लोग पेनिसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन समझने वाले हैं। तो देखो जैसे क्या हुआ था, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा अर्थ है उस पर 3 मेजर लैटिट्यूड्स रहता है। कौन कौन सा? तो इक्वेटर रहता है, नीचे यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहता है और ऊपर कौन सा रहता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहता है। तो ये 3 मेजर लैटिट्यूड्स है पूरे अर्थ पे हमारा। और ये 3 मेजर लैटिट्यूड्स क्यों होता है ये आप लोग को पता है, क्योंकि यहाँ पर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में डायरेक्ट सन रेज पड़ता है। तो इसको समझने से पहले हम लोग क्या समझते हैं कि जो हमारा इंडियन का लैंड मास था पहले, तो ये तो पूरा एक ही कॉन्टिनेंट था, पूरा ये था पैंजिया नाम से। तो ये पूरा पैंजिया एक ही कॉन्टिनेंट था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा इसमें ड्रिफ्टमेंट होता है। और ड्रिफ्टमेंट होने के कारण क्या होता है कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, यानी कि ये 2 पार्ट में टूट जाता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट रहता है इसको हम लोग लूरेशिया बोलते हैं या अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट टूटता है उसको हम लोग गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ, यानी कि पहले पूरा अर्थ पे हम लोगों ने देखा क्या कि पूरा जितना भी कॉन्टिनेंट था वो सब एक ही में था, जिसको हम लोग क्या बोले? एक पैंजिया बोले। और पूरा एक ह्यूज वाटर बॉडी था जिसको हम लोग पैंथलासा के नाम से जानते हैं। तो जो पैंजिया है हमारा, ये 2 पार्ट में टूट जाता है। अपर पार्ट इसका बोलते हैं हम लोग, यानी नॉर्दर्न साइड का जो पार्ट टूटता है उसको हम लोग लोरेशिया या अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, और जो सदर्न पार्ट टूटता है उसको हम लोग गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। तो जो गोंडवाना लैंड है उसी में था हमारा इंडिया, यानी कि जो गोंडवाना लैंड हम लोगों का ब्रेक हुआ था उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट था वो लाई करता है। तो हुआ क्या था कि इधर हम लोगों ने देखा कि एक यूरेशियन प्लेट था। यूरेशियन प्लेट बहुत भारी था, इसीलिए वो ड्रिफ्ट नहीं करता अपना जगह से, वो वहीं पर रहता है। फिर गोंडवाना लैंड से हमारा जो इंडिया का सदर्न पार्ट था वो अटैच था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा अब प्लेट का मूवमेंट हो रहा है और ये ड्रिफ्ट करते करते ऊपर आ रहा है। ड्रिफ्ट करने के बाद जो इंडिया था वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स का मूवमेंट मतलब पार्ट था, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है जब ऊपर आती है और इसके बाद ये यूरेशियन प्लेट से यहाँ पर टकरा जाती है। यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो तैतीस सी था बीच में वो बंद हो जाता है। तैतीस सी के बंद होने से हम लोगों ने देखा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और हिमालय फॉर्मेशन हुआ तो इसका नर्दर्न फ्लैंक में यानी कि जो यहाँ पर गड्ढा बना, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सॉइल का जितना भी सेडिमेंट्स था वो सब डिपॉजिट होने की वजह से नर्दर्न प्लेन बना, और इसका जो पीछे वाला पार्ट था ये उठ गया। यानी कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू हम लोग आज के समय में देख रहे हैं वो पूरा उड़ गया पीछे से। जैसे हम लोग इमेजिन करते हैं, अगर मान लो 2 ट्रक का आपस में टक्कर होता है तो क्या होता है उससे, अगर मान लो ये ट्रक यहाँ से मूवमेंट करके जा रहा है, इधर लड़ा, और ये ट्रक इधर से मूवमेंट करके इधर लड़ा, तो ये बीच वाला पार्ट तो पूरा तहस नहस हो जाएगा, यानी आगे का दोनों का पार्ट जो है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब ये लोग टकराता है आपस से तो पीछे वाला जो पार्ट रहता है ये बस का उठ जाता है, यानी पीछे का चक्का जो है वो ऊपर उठ जाता है। इसके कारण क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू है यहाँ पर, तो ये जब आ रहा था तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है हमारा इंडियन ओशन यहाँ पर अरेबियन सी के पास में हम लोगों ने देखा वोल्केनिक इरप्शन होने लगा, जिसकी वजह से यहाँ पर लावा का ओरिजिन होने लगा पूरा यहाँ पर हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू वाले पार्ट पे। तो लावा इरोजन होने लगा, उसके कारण क्या होता है कि ये पूरा ब्लैक सॉइल से कवर हो गया। जहाँ पर लावा का ओरिजिन ज़्यादा था वो वाला एरिया को हम लोग डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पूरा लावा का इरप्शन हो गया, तो इसके कारण क्या हुआ, तो पेनिसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिला। हम लोग बस ध्यान इतना रखना है कि पेनिसुलर प्लेट्यू जो है वो प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से नहीं बना है, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बना है। मतलब जब 2 प्लेट्स आपस में टकराया, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स का आपस में टकराने की वजह से क्या हुआ,
तो जो भी वॉल्केनिक हॉटस्पॉट था अर्थ के अंदर वो लोग एकदम एक्टिव हो जाता है और वो ओरिजिन होने लगता है। उसके कारण क्या होता है, जो इंडिया का सदर्न पार्ट है उस पर पूरा वॉल्केनिक एरप्शन हम लोग को देखने को मिलता है और फिर वो एक प्लेट्यू का रूप ले लेता है। तो प्लेट्यू क्या होता है, तो एक टेबल लाइट लैंड होता है, जैसे हम लोग अपना घर में टेबल देखते हैं, यानी कि वो अर्थ से थोड़ा सा ऊपर रहेगा लेकिन ऊपर जाके एकदम प्लेन हो जाता है। और जो प्लेट्यूज रहता है ये मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, यानी कि हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स रहता है, क्योंकि यहाँ पर मिनरल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हम लोग जब अपना पेनिसुलर प्लेट्यूज को पढ़ते हैं तो इसे एक रॉ हम लोग मैप देख लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ कैसे लाई कर रहा है। तो जैसे देखेंगे ये पूरा जो एरिया हमारा ऐसे जा रहा है, ये पूरा हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू का पार्ट हो जाता है। इसका 2 डिवीज़न है। यहाँ से जो नर्मदा रिवर फ्लो करके इधर अरेबियन सी में गिरा, तो इसका जो अपर साइड है ये वाला पार्ट हम लोग इसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, और ये नीचे का ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। तो इतना तो हम लोगों ने डिवीज़न देख लिया। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे कि जो हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू का जो पूरा पार्ट है, तो इसमें देखेंगे हम लोग जो इसका बाउंड्रीज बनाने का काम कौन कौन सा माउंटेन रेंज कर रहा है या क्या रिवर जो है वो सब देखने को मिलेगा हम लोग को यहाँ पर। तो हम लोग देखेंगे कि इसका ईस्टर्न बॉर्डर हम लोगों को यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स के द्वारा बनाया जाता है। फिर वेस्टर्न बॉर्डर का अगर बात करेंगे तो इधर साइड में हम लोग को वेस्टर्न घाट्स दिखेगा, जो कि पेनिसुलर प्लेट्यू या डेक्कन प्लेट्यू का हमारा वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है। फिर इधर हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो यहाँ पर अरावली हिल्स हम लोगों को मिलेगा, जो कहाँ से कहाँ तक फैला रहेगा, यानी कि पूरा गुजरात वाले एरिया से लेकर पूरा दिल्ली तक ये जाएगा। तो ये वहाँ तक जो है पेनिसुलर प्लेट्यू को कवर किए हुए हैं। और फिर हम लोग अगर थोड़ा पार्ट देखें तो इधर से गंगा रिवर कवर कर लेता है। फिर हम लोग को यहाँ पर अलग अलग हिल्स भी देखने को मिलेगा, जैसे हम लोग देखेंगे विंध्यास हिल्स हो गया यहाँ पर, फिर हम लोगों को सतपुरा देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे जो डिफरेंट हिल्स है ये सब हम लोग का कवर किए हुए हैं और बाउंड्री बनाया है किसका, तो पेनिसुलर प्लेट्यू का। हम लोगों ने पेनिसुलर प्लेट्यू का ओरिजिन देख लिया कि कैसे वो ओरिजिन होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर ये बनता है। इग्नियस रॉक क्यों बन रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि लावा का वहाँ पर इरप्शन हुआ है, और लावा के इरप्शन होने के कारण क्या होता है कि वो जब रॉक ट्रांसफ़र होता है तो फर्स्ट इग्नियस रॉक का वो मतलब बनाता है। तो हम लोग अब देखेंगे कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू है उसका मतलब क्या होता है। देखो जब वर्ड आ रहा है पेनिसुलर, पेनिसुलर का मतलब होता है कि एक ऐसा लैंड जो कि 3 साइड से वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। जैसे अगर हम लोग इंडिया का बात करते हैं तो देखेंगे हम लोग इंडिया का अगर ये वाला सदर्न पार्ट देखते हैं तो हम लोग इधर देखेंगे कि इधर अरेबियन सी से यहाँ पर कवर्ड है, इधर बे ऑफ बंगाल से, और नीचे साइड में देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग को इंडियन ओशियन देखने को मिलता है। तो यानी कि जो हमारा इंडिया है एक तरह से हम लोग कह सकते हैं पेनिसुला है। क्यों पेनिसुलर बोल रहे हैं, क्योंकि ये 3 साइडेड से वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। तो ऐसा कोई भी लैंड जो कि 3 तरफ से वाटर से सराउंडेड रहता है तो हम लोग उसको पेनिसुला या पेनिसुलर पार्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर प्लेट्यू बोल रहा है, प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, तो एक टेबल लैंड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो हमारा मेन लैंड है, ये मान लेते हैं हमारा मेन लैंड है, मेन लैंड से ये ऊपर रहेगा, मेन लैंड से ऊपर है, लेकिन ये जब ऊपर उठता है तो फिर एकदम ऊपर जाके फ्लैट हो जाता है। इसीलिए ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसको हम लोग प्लेट्यू कंसिडर करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो प्लेट्यूज रहते हैं ये मिनरल में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट रहता है यहाँ पर, मतलब स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स हम लोग बोल सकते हैं। तो प्लेट्यू हम लोग समझ गए, प्लेट्यू किसको बोल रहे हैं, तो एक टेबल लैंड रहता है जो कि अर्थ से थोड़ा सा ऊपर रहता है, लेकिन ये ऊपर जाके कैसा रहता है, तो एकदम फ्लैट हो जाता है। तो जब हम लोग अपना पेनिसुलर प्लेट्यू का डिवीज़न का बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे मेनली इसमें 2 तरह का डिवीज़न रहता है। फर्स्ट डिवीज़न है सेंट्रल हाईलैंड का। देखो सेंट्रल मतलब तो हम लोग समझ रहे हैं कि एकदम बीच का ज़मीन, और हाईलैंड मतलब क्या होता है कि जो ऊंचा है, मतलब कि धरती से थोड़ा सा ऊपर है, तो वैसा हाईलैंड वाला ज़मीन, तो उसको हम लोग यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड बोल रहे हैं। और डेक्कन प्लेट्यू है सेकंड डिवीज़न हमारा। डेक्कन मतलब एक नाम रख दिया, और प्लेट्यू तो हम लोगों ने समझ गया कि एक टेबल लैंड स्ट्रक्चर है। तो जब हम लोग इंडिया में देखते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू का डिवीज़न तो वो बेसिकली 2 पार्ट्स में है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश से एक रिवर का ओरिजिन होता है, और वो ओरिजिनेट होकर इधर अरेबियन सी में ड्रेन आउट हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर नर्मदा। अब ये रिवर जो नर्मदा है इसका हम लोग अपर साइड देखेंगे, यानी कि जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पर हम लोग देखेंगे ये पूरा हमारा सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट रहता है, यानी कि जहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है उसके ऊपर से, यानी कि उसके नॉर्थवर्ड साइड हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट दिखता है। और वहीं नर्मदा रिवर के नीचे से, यानी कि साउथवर्ड जो पार्ट मिलेगा
मिलेगा हम लोग को, तो वो पूरा डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट रहता है हमारा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा एक रिवर का नाम बताओ, कौन सा ऐसा रिवर है जो कि हमारे पेनिसुलर प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो वो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। यानी कि जो नर्मदा रिवर है वो हमारे पेनिसुलर प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है। तो हम लोग लोकेशन यहाँ पर देख लिए कि यहाँ पर हमारा सेंट्रल हाईलैंड है और यहाँ पर नीचे में ये पूरा हमारा डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड्स के क्या क्या फीचर्स हैं और डेक्कन प्लेट्यू के क्या क्या फीचर्स हैं। अब हम लोग सेंट्रल हाईलैंड के बारे में समझने वाले हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड का हम लोगों ने लोकेशन देखा था कि रिवर जो है हमारी नर्मदा यहाँ से फ्लो करती है, तो इसके एकदम नॉर्थ साइड में, ऊपर साइड में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड्स का हम लोग को लोकेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ से बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती है, जैसे चंबल हो गई, सिंध हो गया, बेतवा, फिर केन। ये जो रिवर यहाँ से फ्लो कर रहा है तो ये क्या करता है, तो स्लोप जो है उस स्लोप को इंडिकेट करता है। जो हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू है वो हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में थोड़ा सा टिल्टेड है, यानी कि यहाँ से जितनी भी ओरिजिन हो रही है रिवर्स, तो हम लोग देखेंगे ऐसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ये वेस्ट से ओरिजिनेट होकर नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। तो ये जो है वो स्लोप को कंसिडर कर रहा है कि जो स्लोप है हमारा वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा कि जो सेंट्रल हाईलैंड है इसका भी और डिवीज़न है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो राजस्थान का पार्ट थोड़ा सा कवर करके इतना एरिया जो हमारा ये कवर किया हुआ है, ये जो एरिया आता है इसको हम लोग बोलते हैं मालवा प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। फिर मालवा प्लेट्यू के थोड़ा सा और ईस्टर्न एक्सटेंशन में देखते हैं तो हम लोग को यहाँ बुंदेलखंड और बघेलखंड का रीजन मिलता है, और इसके और एक्सपेंसन में जाएंगे, ईस्टर्न एक्सपेंसन में, तो झारखंड वाले रीजन में हम लोग को ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हम लोग को छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिलेगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ये हो गया पूरा सेंट्रल हाईलैंड का एक फीचर, कि जिसको हम लोगों ने देखा कि 4 डिवीज़न किया गया है। फर्स्ट जो यहाँ पर राजस्थान का एरिया थोड़ा सा कवर किया गया, इसको हम लोग मालवा प्लेट्यू बोलते हैं। फिर यहाँ आ जाएगा हमारा बुंदेलखंड, फिर आ जाएगा बघेलखंड, और उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ये प्लेट्यू का पार्ट फॉर्म हो रहा है, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड का, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो ये पार्ट है हमारा बांग्लादेश वाला, बांग्लादेश से भी प्लेट्यू होके गुजर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, तो एक दरार आ जाता है जिसको हम लोग मालदा दरार या मालदा गैप के नाम से जानते हैं। तो ये जो पार्ट है हमारा बांग्लादेश वाला ये नीचे चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि इस प्लेट्यू का थोड़ा सा और एक्सपेंसन हम लोग को इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आ जाता है इसका पार्ट, जहाँ पर हम लोग देखते हैं गारो, खासी, जयंती, ये सब जो हिल्स हम लोग को देखने को मिलता है वो इधर चला जाता है। तो ये जो प्लेट्यूस का पार्ट आ रहा है, यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यूस से होके ये अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बीच में जो ये बांग्लादेश है ये नीचे चला जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, और जो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है हम लोग देखेंगे कि ये दामोदर रिवर से ड्रेन होता है, यानी कि छोटा नागपुर जो प्लेट्यूस है ये पूरा एरिया जो है दामोदर रिवर से फ्लो मतलब ड्रेन किया गया रहता है। अब हम लोग अपना जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, यानी जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका क्लासिफिकेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो नर्मदा रिवर के साउथ में ये लाई करता है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो करती है, और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। ये एक ट्रायंगुलर लैंडमास है, तो वो हम लोग को देखने से ही समझ में आ रहा है कि एक ट्रायंगल लैंडमास है, तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो सतपुरा रेंज है यहाँ पर नॉर्थ में लाई करता है, यानी कि हम लोग जब डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर वाला साइड देखेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे हम लोग को सतपुरा जो माउंटेन रेंज है वो देखने को मिलता है। फिर इधर से महादेव, कैमूर, और फिर से हमारा जो है माइकाल हिल्स, ये सब लाई करता है इधर ईस्टर्न साइड में, यानी कि इस तरफ वाले एरियाज़ में। फिर हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ से ही जो मेघालय, कर्बी अलोंग प्लेट्यू है और नॉर्दर्न चचार हिल्स है, ये सब हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को भी बताया थोड़ी देर ही पहले, कि ये जो बांग्लादेश वाला पार्ट है ये धंस जाता है, जिसको हम लोगों ने मालदा गैप के नाम से जाना। तो यहाँ पर जो हिल्स हमारा और लाई करता है जो प्लेट्यू, कौन सा प्लेट्यू है, तो मेघालय कार्बी अलोंग प्लेट्यू है, जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर कुछ हिल्स हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे गारो, खासी और जयंतिया हिल्स मिल गया। अब हम लोग ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट है इसका क्या काम है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू है उसका ईस्टर्न बाउंड्री का काम कौन करता है, तो हमारा ईस्टर्न घाट करता है, और वेस्टर्न बाउंड्री का काम कौन करता है, तो वेस्टर्न घाट करता है। तो ये 2 तरह का हमारा क्लासिफिकेशन तो एक ऐसे ही हो गया। अगर आप लोग को देना हो रिवीजन, बोला कि एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, तो आप लोग एक रिवीजन में
ये मेंशन कर सकते हो कि सबसे पहले तो जो पेनिसुलर प्लेटू है उसका ईस्टर्न और वेस्टर्न बाउंड्री का काम करता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। अगर हम लोग और देखते हैं तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका हम लोगों ने लोकेशन देख लिया कि ये जो वेस्ट साइड है हमारा, तो यहाँ पर हम लोग को वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। तो वेस्टर्न घाट अगर हम लोग देखते हैं तो ये हाइट में बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि ये बहुत ऊँची ऊँची जो माउंटेन रेंजेस हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसका एक और कारण क्या है, जैसे हमने आपको बताया था यहाँ से जो लावा इरप्ट हुआ था तो ये इधर साइड में ज़्यादा लावा ना गिरा था, तो इसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा ऊंची ऊंची माउंटेन की जो चोटियाँ है वो बन जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग ईस्टर्न घाट का बात करते हैं। तो इसके कारण हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा हाईएस्ट जो है माउंटेन रेंजेस देखने को मिलता है। और वही ईस्टर्न घाट में हम लोग देखेंगे तो लेस है, यानी कि हाइट रहता है, ऐसा बात नहीं है कि हाइट नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा कम हाइट रहता है। इसका अगर हम लोग एवरेज एलिवेशन का बात करते हैं तो 900 से लेकर 1600 मीटर के बीच में रहता है वेस्टर्न घाट का हमारा हाइट। और वहीं हम लोग ईस्टर्न घाट में देखते हैं तो 600 मीटर तक ही हाइट रहता है। हम लोग जब वेस्टर्न घाट को अपना देखते हैं तो ये एक कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज है, यानी कि हम लोग देखेंगे कि ये जब शुरू होता है तो शुरू होते होते ये एकदम कॉन्टिन्यूअस रहता है और पूरा श्रीलंका तक भी घुस जाता है यही, ठीक है। तो मतलब ये बीच में कोई तोड़फोड़ नहीं, एकदम कॉन्टिन्यूअस लाइन जाता है। वहीं हम लोग अगर ईस्टर्न घाट्स को देखते हैं तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस रहता है। तो हम लोग ईस्टर्न घाट को देखेंगे थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है, तो ऐसे करके ये क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत सारा रिवर जो ओरिजिन हो रहा है, जैसे हो गया कृष्णा, यहाँ से रिवर सॉरी गोदावरी फ्लो हुआ, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, ये सब जो भी रिवर्स यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो माउंटेन का रेंजेस है उसको ये जो सब रिवर्स जो है वो कट कर देती है और डाइसेक्ट कर देती है। सोचो रिवर्स में कितना पावर है। इसी की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जितना भी हम लोग को माउंटेन रेंजेस है वो सब हम लोग को डाइसेक्टेड और डिसकंटिन्यूअस देखने को मिलता है। हम लोग अगर वेस्टर्न घाट का बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ हाईएस्ट पीक्स है, जैसे अनाईमुड़ी हो गया, दोदा बेटा हो गया, तो ये सब का अगर हम लोग हाइट का बात करेंगे तो जैसे अनाईमुड़ी का हाइट हम लोग देख लेते हैं तो 2695 मीटर तक चला जाता है। वहीं डोडा बेटा को देखते हैं तो 2637 का बात हो जाता है यहाँ पर। तो ऐसे करके बहुत सारा हाईएस्ट पीक्स यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा। वहीं हम लोग ईस्टर्न घाट का बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को जो हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगा वो महेंद्रगिरी का है। हम लोग महेंद्रगिरी का हाइट का बात करते हैं तो 1501 मीटर के आसपास इसका हाइट चला जाता है। हम लोग वेस्टर्न घाट में अगर देखते हैं तो यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, तो जैसे हम लोग देखेंगे कि ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई माउंटेन है, कोई बादल यहाँ से जा रहा है और यहाँ से टकरा गया, तो उसकी वजह से जो रेनफॉल ऑकर होता है उसको हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जो मानसूनल विंड्स जाता है, हम लोग आगे और चैप्टर में पढ़ेंगे, जो मानसूनल विंड्स जाता है तो सबसे पहले वो वेस्टर्न घाट से टकरा के वहाँ पर बारिश करा देता है, जिसके वजह से हम लोग देखेंगे कि वेस्टर्न घाट्स जो है यहाँ पर हम लोग को बहुत सारे वेजिटेशन देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा हम लोग को यहाँ पर पेड़ सबका हाइट वगैरह देखने को मिलता है। हम लोग अगर ईस्टर्न घाट का बात करते हैं तो ये महानदी से लेकर नीलगिरी जो माउंटेन रेंज है वहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है। हम लोग अपना फोर्थ फिजियोग्राफिक डिवीज़न देखने वाले हैं जो कि है द इंडियन डेजर्ट, यानी कि जो भारत का हमारा मरुस्थल है उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर हम लोग इसका लोकेशन का बात करते हैं तो ये अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में लाई करता है। हम लोगों ने देखा था कि इस साइड में हम लोगों को अरावली हिल देखने को मिला था। इस अरावली हिल के पूरे वेस्टर्न साइड में हम लोगों को डेजर्ट देखने को मिलता है और इस डेजर्ट का नाम क्या है, तो थार नाम है। यानी कि जो थार डेजर्ट है वो हमारा इंडिया में हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो डेजर्ट का मतलब ही क्या हो गया कि ऐसा लैंड जो कि मर चुका है एकदम से, मतलब वहाँ पर ना तो हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं ना वो किसी तरह के लिए सुटेबल है हम लोगों के लिए। और डेजर्ट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बालू रहेगा, मिट्टी वगैरह रहेगा, धूल वूल उड़ता रहेगा, पूरा गर्म जगह रहेगा जहाँ पर रहने के लिए खाने के लिए बहुत मुश्किल से हम लोग को मिलता है। ऐसा ही कुछ डेजर्ट हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होता है, 150 मिलीमीटर से भी कम होता है। अगर हम लोग साल का बात करें 150 पर ईयर से भी लेस रेनफॉल हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर पूरी तरह से एरिड क्लाइमेट रहता है। एरिड क्लाइमेट का मतलब क्या होगा, एकदम सूखा सा है, बंजर सा है, मतलब पूरा धूल वूल उड़ रहा है जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया, तो वैसा एकदम एरिड तरह का यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है। अब क्लाइमेट एरिड है तो यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत कम हम लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ लिमिटेड अमाउंट में हम लोग को वेजिटेशन देखने को मिलेगा, जैसे कैक्टस हम लोग को वहाँ पर मिल जाता है। उसी तरह से एनिमल्स भी हम लोग को वहाँ पर वैसे ही देखने को मिलेंगे, जैसे डेजर्ट एरिया में हम लोग को कैमल वगैरह देखने को मिलता है। कैमल्स का
वहाँ पर रहने का कारण क्या है कि उसके फीट जो है वो पैडेड रहते हैं, एकदम फ्लफ़ी फीट रहता है, जिसके कारण से क्या होता है, जो सैंड पे वो लोग चलते हैं तो वो लोग को क्या नहीं लगता है, वो सैंड का गर्मी नहीं लगता है। तो हम लोग वहाँ चलेंगे तो हमारा तो पैर जल ही जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर जब डेजर्ट का बात करें तो यहाँ पर हम लोग अगर सबसे लार्ज रिवर का बात करते हैं, यहाँ पर एक ही तो एकदम रिवर ओरिजिनेट होता है जो कि है लूनी। और ये भी लूनी रिवर जो है ओरिजिनेट होकर, ये नहीं कि एकदम आके सी में मिलेगा ही, यानी यहाँ पर अरेबियन सी है ना हमारा, तो ये भी लूनी रिवर ऐसा नहीं कि आके यहाँ पर अरेबियन सी में मिलता है, नहीं मिलता है। ये जैसे ही हमारा वहाँ पर निकला, मान लो जैसे इसका स्ट्रीम से आया, उसके बाद जैसे ये थोड़ा देर सैंड पे गया तो उसी में ये गायब हो जाता है, यानी कि ये सी तक पहुँचता ही नहीं है, ऐसा रिवर है। क्योंकि वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और क्लाइमेट भी एरिड है, इसीलिए वहाँ पर हम लोग देखते हैं स्कैर्सिटी ऑफ वाटर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी तो हम लोगों ने देखा कि एक इंदिरा गांधी कनाल बना दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी वहाँ पर अभी फुलफिल हो गया है थोड़ा। फिर हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर बरखांस देखने को मिलता है हम लोग को, यानी कि बरखांस क्या होता है, तो ये एक क्रिसेंट शेप ड्यून्स रहता है, यानी कि हम लोग देखेंगे एकदम चांद का आकार का ऐसा ड्यून्स रहता है, इसको हम लोग बरखांस बोलते हैं। तो ऐसा ड्यून्स जो है ये फॉर्म कैसे हो जा रहा है, तो ये देखो यहाँ से विंड डायरेक्शन, जैसे भी विंड मूव कर रहा है तो क्या होता है कि अपने साथ जो भी ये मतलब रेत वगैरह को उठा के लेके जाता है तो एक जगह डिपॉजिट कर देता है, उसके वजह से यहाँ पर बरखांस का फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिलता है। आप लोग कभी जाओ घूमने वूमने तो ज़रूर देख के आना और मुझे भी बताना कि कैसा लगा। हम लोग यहाँ पर देखेंगे बरखांस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं विंड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस डायरेक्शन में मूव करने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक क्रिसेंट लाइक शेप का स्ट्रक्चर बन जा रहा है, यानी कि जो थोड़ा सा हाफ चांद का आकार का शेप है वो बन जा रहा है। तो यहाँ हवा जो अपोजिट डायरेक्शन में चलने की वजह से जो है हम लोग को ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिलता है डेजर्ट्स एरिया में। अब हम लोग अपना फिजियोग्राफिक डिवीज़न में जो 5th नंबर पे है, जो कि हमारा कोस्टल प्लेन्स है, तो उसको अभी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोस्टल प्लेन्स को कि कोस्टल प्लेन होता क्या, पहले इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझते हैं हम लोग। कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, सबसे पहले समझते हैं कोस्टल प्लेन्स का मतलब क्या होता है। तो अ कोस्टल प्लेन इज़ अ फ्लैट लो लेइंग लैंड एडजेसेंट टू द सी कोस्ट। मतलब जो कोस्टल प्लेन रहता है ये फ्लैट रहता है और ये एडजेसेंट टू सी कोस्ट रहता है, यानी कि जो हमारा सी कोस्ट है उसके एकदम एडजेसेंट रहेगा। तो जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये हमारा सी कोस्ट है, इसी के एडजेसेंट में जो हम लोग को दिख रहा है तो ये एक कोस्टल प्लेन हो गया। तो ये फॉर्म कैसे हुआ, तो इट इज़ फॉर्म बाय द इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ ऑफ सी वेव्स एंड फॉर्म द सेडिमेंट्स ब्राउट बाय द पेनिसुलर रिवर। जो कोस्टल प्लेन है उसका फॉर्मेशन होने का कारण है कि जो इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी हो रहा है सी वेव्स के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर ओशियंस है, यानी कि यहाँ पर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे में इंडियन ओशियन है। तो ये सब जितने भी वाटर बॉडीज़ है यहाँ पर इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ होता है सी वेव्स के द्वारा, या फिर जो यहाँ पर हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू है तो इससे जो भी रिवर ओरिजिनेट हो रहा है, यानी कि जो भी पेनिसुलर रिवर्स है उससे जो भी ओरिजिन होके जो भी सेडिमेंट्स वो लोग लेके आ रहे हैं, तो उससे जितना भी डिपोजिशन और इरोजन का वर्क हो रहा है वो सब आके यहाँ पर कोस्टल प्लेन में लाई हो जाता है, और इसी से हम लोग को कोस्टल प्लेन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो हमारे पास दो तरह के कोस्टल प्लेन्स है, एक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और एक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यानी कि जो ईस्ट साइड में है इंडिया के, यानी कि ईस्टर्न पार्ट में इधर, तो ये वाला जो है ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। वहीं पर हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं तो वेस्ट साइड में, यानी कि यहाँ पर हमारा वेस्टर्न कोस्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हम लोग को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में डिफरेंट यहाँ पर कोस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि डिफरेंट यहाँ पर हम लोग को तट देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग अगर वेस्टर्न कोस्ट पे देखेंगे तो काठियावाड़ कोस्ट मिलेगा, कोंकण कोस्ट मिलेगा, मालाबार कोस्ट मिलेगा। वहीं ईस्टर्न साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो उत्कल कोस्ट मिल जाएगा, कोरोमंडल कोस्ट मिल जाएगा, नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट मिल जाएगा। इस तरह से डिफरेंट कोस्ट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं इन कोस्ट को पढ़ना। हम लोग यहाँ पर जब ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को देखते हैं तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हम लोग देखेंगे कि 3 तरह के कोस्ट को हम लोगों ने देखा था। कौन कौन सा, तो कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट, यानी के हम याद करेंगे हम लोग। कोंकण कोस्ट हम लोगों ने देखा कि मुंबई से लेके ये जो गोवा तक का पूरा पार्ट है तो ये पूरा कोंकण कोस्ट कहलाता है हमारा।
फिर उसके बाद जब हम लोग कन्नड़ कोस्ट का बात करते हैं तो गोवा से लेके मैंगलोर का रीजन जो ये हमारा 4 नंबर है वो हमारा क्या है, तो कन्नड़ कोस्ट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं मैंगलोर से लेके पूरा जो कन्याकुमारी का रीजन है उसको हम लोग मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं, जो 3 नंबर हमारा डिनोट कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में 2 तरह का कोस्ट देखा था। फर्स्ट था नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट और फिर था कोरोमंडल कोस्ट था। तो हम लोग अगर नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट देखेंगे तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो कृष्णा रिवर फ्लो कर रही है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि ये फर्स्ट वाला हमारा नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर हमारा कोरोमंडल कोस्ट का हो गया। जो हमारा पूरा कोस्टल प्लेन है यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत लार्ज रिवर जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब इधर डेल्टाज बनाता है। तो डेल्टा हम लोग समझते हैं क्या होता है कि जैसे कोई एक रिवर फ्लो करता है और आगे जाके बहुत ज़्यादा एकदम बर्ड लाइक का जो पैर होता है ना, चिड़िया लोग का पैर, वैसा है इसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है। तो इसको हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूटने लगता है जब रिवर्स, तो वो हम लोग डेल्टा फॉर्म करता है वहाँ पर, और ये डेल्टा बहुत फर्टाइल रहता है। तो बहुत सारा हम लोग यहाँ पर रिवर्स देखेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो उड़ीसा वाला पार्ट है यहाँ से हम लोग देखेंगे महानदी जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर से गोदावरी जाएगा, फिर इधर से कृष्णा जाएगा और फिर नीचे इधर कावेरी जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारा डिफरेंट रिवर्स हम लोग देखेंगे कि जो इधर से फ्लो करते हुए डेल्टास का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा उड़ीसा वाला पार्ट है तो यहाँ पर एक तो हमारा लेक देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है, छिल्का लेक है। और ये छिल्का जो है वो हमारे इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, जो कि महानदी के जो महानदी हम लोगों ने देखा अभी यहाँ से फ्लो कर रहा था वहाँ पर वो बना हुआ है, यानी कि लेक चिल्का जो क्या है, तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। ये हम लोग याद रखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग अपना फिजियोग्राफिक डिवीजन का जो पार्ट 6 है यानी कि आइलैंड्स, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइलैंड होता क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं। आइलैंड का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा मतलब लैंड मास जो कि चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड है। यानी कि मान लेते हैं ये एक लैंड बॉडी है और इसके चारों तरफ यानी आसपास पूरा ये वाटर बॉडी है। तो ये जो बीच वाला ये लैंड हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। तो आइलैंड हम लोगों ने समझ गया कि इट इज़ अ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय टोटली वाटर, मतलब हर तरफ से वो वाटर से अगर सराउंडेड है तो वैसे लैंड को हम लोग क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलते हैं। तो अगर हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि ये तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न इंडिया के टर्म में ही पढ़ रहे हैं, तो इंडिया के पास मेजरली हम लोग अगर देखेंगे तो 2 तरह के हम लोगों को आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और सेकंड जो है वो है लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये 2 तरह के आइलैंड्स है जो कि हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इनका लोकेशन थोड़ा जान लेते हैं कि जो अंडमान एंड निकोबार है इसका लोकेशन हम लोग देखेंगे बे ऑफ बंगाल में है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं कि जो मतलब बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है कहाँ पर, तो इंडिया के ईस्टर्न साइड में। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को। और अगर हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड का बात करते हैं तो इसका लोकेशन अरेबियन सी में है। तो अरेबियन सी है या अरेबियन सागर बोलो, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो लक्षद्वीप आइलैंड का लोकेशन देखते हैं। और ये लोकेशन अरेबियन सी का कहाँ है, तो इंडिया का जो वेस्टर्न साइड है उस वाले एरिया में हम लोग देखेंगे कि वहाँ हम लोग को अरेबियन सी देखने को मिलता है। अगर हम लोग लोकेशन का बात करते हैं तो जैसे ये इंडिया है तो ये वाला जो साइड है यानी ईस्टर्न साइड है ये हो गया बे ऑफ बंगाल का, और इधर जो साइड हो गया यानी वेस्टर्न साइड ये हो गया हमारा अरेबियन सी का। तो ये हो गया हमारा लोकेशन आइलैंड्स का। तो अब चलिए हम लोग एक एक करके जो आइलैंड्स है उसको समझते हैं। तो हम लोग अब लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में पढ़ने वाला है। तो लक्षद्वीप आइलैंड का जब हम लोग लोकेशन देखते हैं तो कुछ यहाँ पर लोकेशन है। जो अरेबियन सी है हमारा, तो उसी के थोड़े से नीचे हम लोग देखेंगे तो ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ये सब लोकेटेड है यानी कि इंडिया के वेस्टर्न साइड में। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड रहता है ये स्मॉल कोरल आइलैंड रहता है, यानी कि जो छोटे छोटे कोरल्स रहते हैं। कोरल एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग कोरल पॉलिप्स के नाम से जानते हैं। ये ना कॉलोनीज़ में रहता है, यानी कि छोटे छोटे कॉलोनीज़ में रहते हैं, और जहाँ पर पानी साफ़ रहता है, थोड़ा सा गुनगुना पानी रहता है, वहाँ पर ये लोग मतलब क्या बोलते हैं फॉर्म कर लेते हैं। तो वही जो कोरल है, एक कोरल मरता है तो उसके ऊपर एक और कोरल आ जाता है, और उसी के स्केलेटन से धीरे धीरे निर्माण हो जाता है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड का। अगर आप लोग को इसको अच्छे से जानना है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लेना, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है तो इसमें एकदम डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग अगर देखते हैं जो ये लक्षद्वीप आइलैंड है इसको हम लोग अर्लियर किस नाम से जानते थे, तो लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमिनद्वीप आइलैंड के नाम से हम लोग पहले जानते थे, लेकिन 1973 में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप रख दिया गया।
यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो लक्षद्वीप है इसका अगर एरिया का बात करते हैं तो 32 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया रहता है जिसमें ये पूरा फैला रहता है। और लक्षद्वीप का अगर हम लोग कैपिटल का बात करते हैं तो वो हमारा कवारती आइलैंड है और वही उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है। यहाँ पर हम लोग ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना देखते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट स्पीसीज और फौना का मतलब होता है एनिमल स्पीसीज, यानी कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंट जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। जो ये लक्षद्वीप आइलैंड है ये बहुत सारा डिफरेंट आइलैंड से फॉर्म हुआ है हमारा, तो उसी में से एक आइलैंड है पित्ती आइलैंड, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर एक लक्षद्वीप आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो वही एक आइलैंड में हमारा नाम आता है पित्ती आइलैंड का, जो कि अनइनहेबिटेड है। मतलब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है और यहाँ पर हम लोग को एक बर्ड सेंचुरी देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में, यानी कि जो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड है उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो देखो पहले इसका लोकेशन देखते हैं। तो इंडिया में हम लोग जानते हैं कि ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल के ही थोड़ा नीचे हम लोग देखेंगे तो ये हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का हम लोग को यहाँ पर लोकेशन देखने को मिलेगा। जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा अंडमान आइलैंड और जो सेकेंड पार्ट है वो है हमारा निकोबार आइलैंड। तो हम लोग यहाँ पर अगर इमेज में देख सकते हैं तो ये हमारा एक अंडमान यहाँ पर आइलैंड हो जाएगा और इसी के जस्ट नीचे हम लोग देखेंगे तो वो निकोबार आइलैंड रहेगा, यानी कि ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। साउथ में यानी कि देखो यहाँ पर देखते हैं जैसे ये हमारा एक आइलैंड ग्रुप है, ऐसे ये जा रहा है। तो ये जो सात पार्ट वाला हो गया हमारा ये पूरा निकोबार आइलैंड से, और ये जो नॉर्थ वाला साइड हो गया ये पूरा हमारा अंडमान आइलैंड है। ठीक है, तो ये दो तरह के आइलैंड्स हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये पार्ट किसका है, तो सबमरीन माउंटेन्स का पार्ट है। जो हम लोगों ने शिवालिक को देखा था, जो शिवालिक माउंटेन रेंज जा रहा था, वही शिवालिक जब बेंड होके हमारा पूर्वांचल वाला हिल्स जो फॉर्म हुआ था, तो वही पूर्वांचल हिल्स जो है वो और आगे यहाँ पर साधन पार्ट में और इंक्रीज करते करते जो है ऐसा माना गया है कि वो कहाँ पर आ जाता है, तो पूरा मतलब पानी के अंदर चला जाता है और उसी का कुछ पार्ट जो है ऊपर आके फिर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का फॉर्मेशन करता है। अगर आपको ये भी समझना है तो इसका भी लिंक मैं दे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लेना आप लोग। तो यहाँ पर ये जो है हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड ये इक्वेटर के पास है, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। और यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा है, धूप की वजह से बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग को पेड़ पौधा भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आप लोग इवापोरेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको लगा सकते हो, उसके वजह से यहाँ पर हो रहा है सब चीज़, और फॉरेस्ट कवर हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अंडमान और निकोबार आइलैंड का हम लोग एक और कॉन्सेप्ट बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि सबसे मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, यानी कि एकमात्र जो यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो का मतलब क्या हुआ कि जो फूटते रहता है दिन भर, यानी जिसमें से लावा का इरप्शन होते रहता है, वो यहाँ पर पाया जाता है हमारा बैरन आइलैंड पे। और ये इंडिया का एकमात्र ऐसा एक्टिव वॉल्केनो है जो कि हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है।